हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको घटना चक्र की करंट अफेयर्स की क्विज़ वाली जो बुक आई हुई है, जिसमें जनवरी से लेकर के सितंबर तक के करंट अफेयर्स के क्विज़ेस को इसमें शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर के सितंबर 2024 तक के जो है इसमें करंट अफेयर्स के क्विज़ को शामिल किया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ राष्ट्रीय परिदृश्य। आपने घटना चक्र की आई दृष्टि पढ़ी होगी। आई दृष्टि में मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया होगा। आप एक बार रिवीजन कर लेना, या फिर आप जैसे रिवीजन नहीं कर पाते हो, क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं इस चीज़ को आपको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ऐसे में इस वाली जो आपकी क्लासेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जिसमें मैं आपको करीब करीब 160 क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ करंट अफेयर्स के। नेशनल जो करंट अफेयर्स थे, राष्ट्रीय परिदृश्य के 160 क्वेश्चंस इसमें करंट अफेयर्स के क्विज़ में दिए गए हैं। इसी तरह से सभी सेक्शंस में लगभग आपके 1600 से 1700 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इतने सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। उम्मीद है जो 30 से 40 क्वेश्चंस जो भी आएंगे आपके यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम्स में, मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग करेंगे आज से राष्ट्रीय परिदृश्य से शुरुआत करेंगे। ये PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूँगा। इसके बाद क्लास के बाद आप वहाँ टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप, और अपने आप से खुद के भी रिवीजन कर सकते हो। बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें जो हैं आपकी कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय परिदृश्य में पहले हम लोग शुरू करते हैं। इस क्वेश्चंस को आप लोग देखना। लिखा गया है कि 21 से 23 सितंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने USA की यात्रा पर है। ठीक है, इस यात्रा के दौरान उन्होंने चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो इसमें से दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट फ्रेंड्स सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है नरेंद्र मोदी जो है वो गए थे। यहाँ पे देखो आप, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग भी लिया था, और इसके साथ ही उसने एडिशनल जानकारी ये दी थी कि उन्होंने न्यूयॉर्क में जो UNGA है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वहाँ पे समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। तो स्टेटमेंट में ये भी सवाल बन सकता है कि समिट ऑफ द फ्यूचर को नरेंद्र मोदी ने अपने जो है अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने संबोधित किया। तो स्टेटमेंट आपको सही करना है। ठीक है, गलत मत करना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से बन सकता है। अमेरिका जो है यहाँ पे इसमें बहुत सारे पूर्वावशेष होते हैं, उसको सौंपा है भारत को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ स्टैटिक जीके, जैसे अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था, 1776 में हुआ था। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीपीसीएस के लिए, लेकिन इसमें दिया गया है। हालांकि जब भारत की स्वतंत्रता हुई तो उस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो जो हैरी एस ट्रूमैन थे वो हम वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 से संबंधित कथनों पे यहाँ पे विचार करना है। स्टेटमेंट ये है कि 19 से 22 सितंबर 2024 के मध्य यह कार्यक्रम भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ, और इस कार्यक्रम का भागीदार देश दक्षिण कोरिया है। तो आपको ध्यान देना, दक्षिण कोरिया नहीं है, ये भागीदार देश आपका जो है दक्षिण कोरिया नहीं है। स्टेटमेंट आपने इसको पढ़ा होगा उसमें नेशनल करंट अफेयर्स में, जो संक्षिप्तियाँ हैं और साथ साथ जो है ये बड़े वाले जो करंट अफेयर्स है उसमें। तो ये कार्यक्रम भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, लेकिन भागीदार देश दक्षिण कोरिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो केवल एक होगा। ठीक है, तो ध्यान देना इस एक्सप्लेनेशन पे भी। तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया समिट हुआ था भारत मंडपम में, किसने कराया था, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कराया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, फोकस विषय सवाल यहाँ पे बन सकता है, प्रोसेसिंग फॉर द प्रॉस्पेरिटी। किस चीज़ की प्रोसेसिंग हो रही है, तो फूड प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग। भागीदार देश कौन है, जापान है, लेकिन यहाँ पे फोकस देश कौन है, वियतनाम और ईरान है। दोनों चीज़ों को ध्यान देना, फैक्ट्स को, इसलिए ये क्विज़ बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। यहाँ से आपके बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको इस तरह से अगर आप नॉर्मल से पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करते जाओगे, लेकिन आप जब क्वेश्चंस लगाते हो तो बहुत सी चीज़ें आपको जो गलत होती हैं ना, वो आपके दिमाग में फिर वो गलत होने की संभावना दोबारा उसकी कम हो जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक राष्ट्र एक चुनाव जो है, इस पे क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में उच्च स्तरीय समिति के सिफारिशों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देश में 2 चरणों में चुनाव करवाना, ठीक है, ये भी सही है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होगा, आपको मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल सही है। दूसरे चरण में आम चुनाव के संपन्न होने के 100 दिनों के भीतर जो स्थानीय निकाय हैं उनके भीतर चुनाव कराना, ठीक है, वो भी सही है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया। अब आते हैं हम लोग चौथे वाले स्टेटमेंट पे। यहाँ देखो आप, सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची, ये आपके करंट अफेयर्स में नहीं दिया था। जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया था घटना चक्र की आई दृष्टि में, वो नहीं था, तो आप कन्फ्यूज हो सकते हो इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक समान मतदाता सूची है। ठीक है, तो ऐसे में जो ऑप्शंस होगा वो उपयुक्त सभी होगा। ठीक, अब आते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन में कुछ चीज़ें देख लो, जैसे कि इसमें मैक्सिमम चीज़ें मैंने करा ही दी हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है।
उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो रामनाथ कोविंद जी थे। ये आपको ध्यान देना है। इसमें मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे करा दी गई हैं। ये देखो, सभी निर्वाचनों की एक समान मतदाता सूची है, ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आता है स्टैटिक जीके, कुछ इससे जुड़े हुए कुछ स्टैटिक जीके हैं, जैसे कि भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार हैं। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 में हुए थे। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो सवाल बन सकते हैं और आप गलत कर दोगे, आरओ वगैरह के एग्जाम्स में भी बन सकते हैं। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो कौन है? वो सुकुमार सेन है। मार्च 1950 से दिसंबर 1958 तक थे। तो ये सब आपको पता ही है, ये इसमें कोई वो नहीं है जो आपको ना पता हो। दूसरा आपका आता है क्वेश्चंस कि 1 से 30 सितंबर के मध्य देश में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। ये पहला स्टेटमेंट है। इसके साथ ही दूसरा स्टेटमेंट ये है कि 31 अगस्त 2024 को केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। तो आपको क्या ध्यान देना इसमें कि पोषण माह तो मनाया गया था, ये हमने भी पढ़ा था, लेकिन पूछा क्या यहाँ पे है कि इसमें दूसरा स्टेटमेंट देखिए अन्नपूर्णा देवी ने, ये आपकी अन्नपूर्णा देवी नहीं है, ठीक है। ये गलत हो गया स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन सही होगा, आपका पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें अन्नपूर्णा देवी नहीं है, ध्यान देना आपको। इसमें जो आपके महिला विकास मंत्री हैं, सॉरी अन्नपूर्णा देवी जो है वो तो है, ये नई दिल्ली नहीं है, ठीक है, नई दिल्ली में नहीं हुआ, ये ध्यान देना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया था। यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी ही है आपकी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री, और इसके बाद आपको नई दिल्ली में नहीं हुआ ये, ठीक है, ये हुआ गुजरात में। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना, करेक्ट कर लेना, एक वहाँ पर कन्फ्यूजन हो गई थी इसको लेकर के। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ये इस वर्ष जो मंथ मनाया गया था पूरा, वो एनीमिया को लेकर के, विकास की निगरानी को लेकर के, पूरक आहार जो होता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस जो होते हैं उनको लेकर के, न्यूट्रिएंट्स को लेकर के, पढ़ाई, बेहतर शासन में टेक्नोलॉजी और एक पेड़ माह के नाम के जो विषय थे उस पर केंद्रित रहा था। गुजरात के जो गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर है वहाँ से शुभारंभ किया। केंद्रीय विकास मंत्री जो है वो महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने, अन्नपूर्णा देवी ही है, ठीक है। वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मैंने स्मृति ईरानी को मैं सोच लिया था, तो वो तो पहले थी, अब नहीं है, ठीक है। तो गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी से जो है यहाँ महात्मा मंदिर से, महात्मा गांधी नहीं, महात्मा मंदिर से यहाँ पे शुभारंभ किया गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिखा है 17 से 20 सितंबर के मध्य 8वां भारत जल सप्ताह 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका थीम क्या था, मुख्य विषय? तो इसका मुख्य विषय यहाँ पे दिया गया है कि समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। ये क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पीसेस में मिलेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, ये जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों सही है, क्योंकि देखो मैंने आपको पढ़ाया था जल सप्ताह जो है वो नई दिल्ली में हुआ, ठीक है, ये 8वां है, फैक्ट को ध्यान देना। इसका मुख्य विषय क्या था? समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। दोनों स्टेटमेंट सही है और ये एक और दोनों, इसमें सी ऑप्शन होगा। साथ ही साथ इसमें ध्यान देना है किसके द्वारा ये शुरू किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। कौन से इसने शुरू किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको शुरू किया, ठीक है। इस फैक्ट को ध्यान देना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ों पे। ये देखो आप, पेंशन वाला, इसमें आपको मैंने पढ़ाया था वात्सल्य पेंशन, एनपीएस वात्सल्य। तो 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यह नाबालिगों के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, ये भी सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की थी, ये भी सही है स्टेटमेंट, ठीक है। इस योजना के तहत जो है माता पिता के नाम पे प्रतिवर्ष न्यूनतम जो है 1000 रुपये का निवेश कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसमें सभी स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था न्यूनतम 1000 है, लेकिन मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं, कितना भी आप कर सकते हो, ठीक है। और आपको ध्यान देना है दोस्तों कि बहुत सारी योजनाओं में, जैसे यूपीपीसीएस ने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे हैं कि जो कोई भी योजना होती है उसको किस बजट में शुरू की गई, तो मतलब किस ईयर, बजट ईयर में या वित्त वर्ष में, ध्यान देना, इस पर सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये केंद्रीय बजट 2024-25 में शुरू की गई थी। ऐसे में जो है ये पूरा जो है आपका सभी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें सभी ऑप्शंस में क्या होगा? तो ऑप्शंस में इसमें आपको देना है उपयुक्त में से सभी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है एक चीज़ और, इसमें फैक्ट है। फैक्ट ये है कि इस फैक्ट को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। यह योजना कौन संचालित करेगा? जो एनपीएस वात्सल्य है, तो पीएफआरडीए पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण जो है इसको संचालित करेगा, ठीक है। पहल किस लिए है? तो बच्चों की जो फाइनेंशियल जो फ्यूचर्स हैं उसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पे बात की जा रही है इसकी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही जो है इसमें शानदार क्वेश्चन सही है। देखो ये फैक्चुअल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो रैपिड रेल का उद्घाटन किया। यह रैपिड रेल कहाँ तक परिचालित है? पहली नमो रैपिड रेल थी
इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ पहला होता है ना वो चीज़ें सवाल बनती हैं। तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, अहमदाबाद से और भुज के बीच में संचालित की गई थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपको ध्यान देना है, अभी इसके बाद बहुत सारी रूटों पर वंदे भारत चलाई जाएगी। यूपी में इंपॉर्टेंट है, यूपी में एक और प्रस्तावित है, यूपी में ध्यान देना आप, आगरा कैंट से बनारस और बनारस से दिल्ली के लिए ये 20 कोच वाली पहली वंदे भारत ट्रेन चलेंगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान एक और चीज़ लॉन्च किया है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का सिंगल विंडो आईटी सिस्टम स्वीट्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई सारी परियोजना यहाँ पे उद्घाटन हो रहा था ना, यहाँ पे ध्यान देना, इस एक्सप्लेनेशन में लिखा भी गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद में गुजरात में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो जब कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया तो फ्रेंड्स ध्यान देना, यहाँ पे इसने स्वीट्स का भी उद्घाटन किया। स्वीट्स इसको बोल सकते हैं, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का सिंगल विंडो आईटी सिस्टम है ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल एक बन सकता है, ठीक है। तो एक सवाल से कई सारे सवाल जो है यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति दी, ठीक है। तो इसमें कथनों पे विचार करना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगले 2 वर्षों के लिए मिशन मौसम को स्वीकृति दी गई है, सही बात है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है ये। इस अवधि के लिए इस मिशन हेतु परिव्यय राशि जो है वो 2000 करोड़ रुपए है, तो ये भी बिल्कुल सही है, 2000 करोड़ रुपए। और इसके साथ ही मुख्य रूप से यह पृथ्वी मिशन जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि ये शायद जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है या फिर कौन सा वन मंत्रालय है, किसके द्वारा। लेकिन ये आपको ध्यान देना है, मैंने आपको वहाँ जब मैं पढ़ा रहा था घटनाचक्र की आयु दृष्टि, मैंने बोला था कि यहाँ कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए आपको नोट करना है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय होगा, ठीक है। तो ऐसे में उपयुक्त में से सभी जो हैं ये आंसर सही होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब आता है यहाँ पे कि 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं संबंधी जो बुनियादी ढांचे हैं उसको सक्षम करने की लागत के लिए बजटीय सहायता की योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, तो जल विद्युत जो परियोजना है उसके संबंधी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसको इनेबल करने के लिए जो बजटीय सहायता में योजना है उसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पे संशोधन की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि इस योजना की जो क्रियान्वयन अवधि है वो वित्तीय वर्ष 2024-25 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2031-32 तक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका जो वित्तीय वर्ष जो है इसका क्रियान्वयन अवधि क्या है, कब तक ये क्रियान्वित होगा, तो 2024-25 से वित्तीय वर्ष से लेकर के 31-32 तक होगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो परिव्यय राशि है यानी 12,461 करोड़ है, क्या क्यों ऐसा लिख दिया इसने, क्योंकि आपको पता होगा 2023 में राशि पे भी सवाल क्वेश्चंस बन गए थे, जो अमाउंट जो खर्च हो रहा है ना इस पर यूपीपीएससी ने पूछा हुआ था, तो जो ट्रेंड फॉलो कर रहा होगा वो चीज़ें समझता होगा कि ये क्यों जरूरी है। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो सोचोगे यार ये क्वेश्चन क्यों बनाया, राशि क्यों पूछ रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स 2023 में ही 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें राशि कितनी खर्च हो रही इस पर सवाल पूछा गया था करंट अफेयर्स में, तो आपको सभी चीज़ों को नोट करते जाना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन है, ये देखो 9 से 10 सितंबर 2024 के मध्य आबू धाबी यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की ऑफिशियल यात्रा पर रहे, ठीक है। इस दौरान उन्होंने 8 समझौता ज्ञापन समझौते पे जो है MOU पे हस्ताक्षर किया, ठीक है। ये क्वेश्चंस दिया गया है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये तो ठीक है, आबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस थे वो तो आए थे, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 8 समझौते नहीं हुए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ 5 ही समझौते हुए थे, ठीक है, 5 समझौते, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब आपको वहाँ पे जब घटना चक्र की दृष्टि पढ़ रहे हो वहाँ पे चीज़ें दी गई थी। अब इसमें फैक्ट में एक चीज़ और ध्यान देना, उन्होंने जो है मुंबई में आयोजित भारत यूएई बिजनेस फोरम में भी भाग लिया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। अब आता है इसमें ये चीज़ को आप देखो 10 इसमें देखा सितंबर 2024 में जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है उससे संबंधित कथनों पे ध्यान देना है, तो मैंने आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से कराया था। और फ्रेंड्स ये सवाल तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसमें लिखा है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ये स्वच्छ सिटी की बात नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात कर रहा है ये, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था इसमें और मैंने जोर दे के कहा था कि ये सवाल बन सकता है ऐसे और ये कन्फ्यूज़न करेगा आपको, ठीक है। 10 लाख की आबादी वाले शहरों में फिरोजाबाद को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। मैंने आपको नोट भी कराया था इसको प्रॉपर कि इसको देखना भाई, यहाँ पे नोट करना इसको, ये सवाल बनेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान देना है इसमें कि ये आपका इंदौर नहीं होगा, ठीक है। ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात कर रहा है, स्वच्छ सिटी की बात नहीं कर रहा है।
साथ ही साथ यहाँ पे दिया है कि 10 लाख की आबादी वाले शहरों में फिरोजाबाद टॉप है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें आप देखो, इसमें स्कोर आपको यहाँ पर बताया गया होगा। टॉप पे कौन है? सूरत है, स्वच्छ वायु की बात कर रहा है यहाँ पे। दूसरे नंबर पर जबलपुर है, तीसरे नंबर पे आगरा है। तो आगरा यूपी का है, तो यहाँ पे आपको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ है, फिर कानपुर, सभी यूपी के हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप आते हैं 3 से 10 लाख की आबादी में, तो वहाँ पे फिरोजाबाद जो है वो टॉप पे आता है, ठीक है। पटना का स्कोर कितना था? 10वां था। अब फिर बाद अमरावती आता है, फिर भारत यूपी का है जो झांसी आता है। लेकिन इसी के बाद अगर आप देखो तो 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में रायबरेली है, नलगोंडा है और नालागढ़ है, ठीक है। तो रायबरेली आपका किसका है? यूपी का ही है, डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना आपको। यहाँ लिखा है सितंबर 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव निम्न में से किस स्थान पर आयोजित हुआ? 2024 अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव, आप गेस करो, मैं 2 सेकेंड दे रहा हूँ, आप लगाओ इसको। सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स ये, और आपके नॉलेज टेस्टिंग भी हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, कि आपने कितना रिटेन किया है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 मनाया गया है आपका, जो है आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में कहाँ पे? तो नहीं कुछ आ रहा होगा भाई, तो मैक्सिमम चीज़ें इसमें बताया है मैंने ट्रेंड की, मैक्सिमम चीज़ें भारत मंडपम में हो रही हैं, तो भारत मंडपम में हुआ, ठीक है। अच्छा, किसके द्वारा हुआ? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा हुआ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम में है, ठीक है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ई गवर्नेंस पे 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपको भी लगाना, इसमें बिल्कुल भी ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई मतलब आ रहा होगा तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो बिल्कुल गलत कर दोगे आप, ठीक है। इसमें गेस मार्किंग कर नहीं सकते, इसलिए आपको याद करना पड़ता है और सवाल बन सकते हैं ऐसे। तो ई गवर्नेंस पे 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऐसे सवाल यूपीपीएससी खूब पूछता है, तो आपको ध्यान देना है, बॉम्बे में हुआ, ठीक है, बॉम्बे में हुआ। इसकी थीम क्या थी? तो विकसित भारत, ठीक है, राइटिंग को इग्नोर करना, विकसित भारत, सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण, ई सेवा वितरण, ठीक है, ध्यान देना इसको। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा है आपका कि देखो 3 से 5 सितंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री जो है वो मोदी ब्रुनेई, दारुसलाम और सिंगापुर की यात्रा पे रहे, ठीक है, सही बात है, रहे। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको, मैंने पढ़ाया भी था बड़े वाले करंट अफेयर्स में, जो बड़े वाले आर्टिकल्स आते हैं करंट अफेयर्स के, उसमें मैं यहाँ पे कवर था। इसमें यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई दारुसलाम की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। शब्दों को ध्यान देना, पहली द्विपक्षीय यात्रा थी, बिल्कुल ठीक है, दोनों कथन जो है आपका इसमें सही आता है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना कुछ चीज़ें फैक्ट्स में, जैसे यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ब्रुनेई दारुसलाम है उसके सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया से मुलाकात की, तो सुल्तान को भी ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, सिंगापुर भी रहा है, तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस वोंग है, तो ये भी आपको नोट करना है, सवाल बन सकता है, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, और किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ध्यान देना आपको पहली द्विपक्षीय यात्रा थी, पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। तो मैक्सिमम चीज़ें आपको जो है इसमें मैंने कवर कराएं करंट अफेयर्स में। और सिंगापुर के राष्ट्रपति भी हैं, तो सिंगापुर राष्ट्रपति नहीं बल्कि जो है प्रधानमंत्री पर ज़्यादा फोकस करना, राष्ट्रपति पर सवाल पूछने की संभावना कम है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे, ये देखो ये क्वेश्चन है, 3 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित अपराजिता महिला और बाल विधेयक जो 2024 है उसके प्रावधानों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? विकल्प सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बात इसमें ध्यान दो, इस विधेयक में बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है, बिल्कुल सही है, फांसी सजा दी जाएगी, ठीक है। इसमें बताया गया कि चार्जशीट दायर करने के 40 दिनों के भीतर, ये आपने कहाँ पढ़ा होगा? 40 दिन नहीं था, ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था इसमें कि 40 दिन नहीं बल्कि मृत्युदंड 36 दिन के भीतर यहाँ पे देने का प्रावधान है, ठीक है। कोई भी पुलिस जांच जो होगी वो 21 दिन में होगी, लेकिन अगर मान लो वैलिड रीजन है, नहीं पूरा अपराध, तो 15 दिन का एक्सटेंशन और मिलेगा, इससे अधिक एक्सटेंशन नहीं मिलता है। अपराधी की मदद करने पे 5 वर्ष की सजा मिलेगी, कोई व्यक्ति अगर अपराधी करेगा तो, बिल्कुल। और पीड़िता का जो पहचान उजागर करने के खिलाफ जो है 5-5 साल की सजा भी होगी। साथ ही साथ अगर ध्यान दो कि पुलिस स्पेस में इसमें एक चीज़ और भी है कि अपराजिता इस टास्क फोर्स बनाया जाएगा, किसके? डीएसपी के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान देना आपको। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे नीचे, ये देखो आप, ये क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपके सवाल बनेंगे इस पर, और आपको नोट करना है, गलत नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखो 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए डिजिटल कृषि मिशन, मैंने बताया था ना कि डिजिटल कृषि मिशन पर सवाल बनेंगे, ठीक है। तो इसके बताया कि इसमें कौन सा तथ्य सही नहीं है, कौन सा तथ्य? तो इस मिशन के लिए परिव्यय राशि जो है, एक्सपेंडिचर टोटल जो है इसमें देखो कितना है,
तो बताया इसमें 2,817 करोड़ रुपए है। मैंने आपको पढ़ाया था उस वक्त कि ये चीज़ें आपको नोट करना, परिव्यय राशि, ठीक है। अच्छा, इसमें बताया गया कि 1740 करोड़ रुपए का केंद्रांश है, मतलब केंद्र सरकार का अंश है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है, केंद्रांश जो है कितना बोल रहा है, 1740 करोड़ रुपए। अच्छा, इसको एक बार मान लो कि इसको नहीं आ रहा है, चलो इसको होल्ड करते हैं। इस मिशन की परिकल्पना डिजिटल कृषि मिशन के पहलों का समर्थन करने वाली एक व्यापक योजना के रूप में की गई। बिल्कुल सही बात है, ये एक व्यापक रूप है डिजिटल कृषि मिशन के तहत। और इसमें बनाए जाने वाले जो 3 DPI है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें एग्रीस्टेक है, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली है और मृदा प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइलिंग है। 3 ये सही है। तो जब ये सही हो गया, ये सही हो गया और ये आपको पता है, तो ये जाहिर सी बात है ये गलत होगा, ठीक है, कोई ना कोई गलत होगा ही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप इसमें देखो एक्सप्लेनेशन में कि यहाँ पे जो है केंद्रांश कितना है, तो केंद्रांश बन रहा है 940 करोड़ रुपए, 1940 करोड़ रुपए, ठीक है, और 1740 करोड़ रुपए दिया गया था। आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देना है कि इस मिशन के तहत जो अपनाए जाने वाले 3 DPI कौन कौन से हैं, एग्रीस्टेक है, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली है और सॉइल प्रोफाइल मैपिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पे एक फैक्चुअल सा सवाल है कि अगस्त 2024 में किसकी अध्यक्षता में संसद की लोक लेखा समिति का गठन किया गया। मैंने आपको पढ़ाया था, KC वेणुगोपाल इसका राइट आंसर है, ठीक है, KC वेणुगोपाल। अच्छा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में यहाँ पे दिया गया है कुछ एक्सप्लेनेशंस में, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष दल के नेता को बनाए जाते हैं। परंपरागत ट्रेडिशनली जो है, ट्रेडिशनली है ये, अगर सवाल अगर कन्फ्यूज करना रहेगा आपको बोल देगा संविधान में इसका उल्लेख है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये ट्रेडिशनली ऐसा बताया जाता है। अच्छा, ये भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। साथ ही ये समिति जो होती है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, इसके अलावा जो है यहाँ पे देखो संजय जायसवाल की अध्यक्षता में प्राक्कलन समिति का गठन हुआ और बैजंत पांडा की अध्यक्षता में जो सरकारी उपक्रम है उसके संबंधी समितियों का गठन हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ को नोट करना है। अच्छा, ये एक फैक्चुअल सा सवाल है, इसको आप देखो कि अगस्त 2024 में जो 3 नए आर्द्रभूमि थे उसको रामसर साइट घोषित किया गया। तो 3 नए रामसर साइट के साथ भारत में टोटल कितनी संख्या होगी रामसर साइट की, तो 85 हो गई है। कितनी हो गई है, 85 हो गई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसमें 85 हो गई है। तो मैंने आपको बताया भी था कि सबसे मैक्सिमम जो है वो चीज़ें कहाँ पे हैं, तो ध्यान देना सर्वाधिक मैक्सिमम जो रामसर स्थल है वो तमिलनाडु में है, 18 टोटल हो गई है ये। और तमिलनाडु में नंजरायण, पच्चीबाड़, काजू वैली और MP के जो है जो जलाशय था, तवा जलाशय, उसको यहाँ पे शामिल किया गया। लेकिन यहाँ पे स्टैटिक GK दिया गया है, किस चीज़, तो स्टैटिक में प्रथम भारतीय जो रामसर स्थल कौन सा था, तो आप गलत मत करना, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान वाला और चिल्का झील उड़ीसा वाला, ठीक है। इसके साथ ही सबसे अधिक रामसर स्थल वाले देश कौन से हैं, यूनाइटेड किंगडम है और मैक्सिको है, ठीक है, मैक्सिको है। अब आता है एकीकृत पेंशन योजना UPS के संबंध में जो कथनों पे ध्यान देना है, इसमें ये चीज़ को ध्यान देना आप कि 25 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी। ये बात कह रहे हैं आप, ध्यान देना, 25 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी। काफ़ी टफ क्वेश्चन इसने बनाया है और थोड़ा सा इररिलेवेंट भी मुझे लग रहा है कि इतना क्लोज नहीं बनाना चाहिए। हालांकि ये चीज़ें डेट दिया गया है, तो डेट तो शायद जाहिर सी बात है कैसे याद रहेगी, इतना गंभीर सा फैक्ट है ये, चलो इग्नोर करते हैं। इस योजना के तहत 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा की सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 दिनों से प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा और न्यूनतम 10 वर्ष की सेवानिवृत्ति के लिए अनुपातिक होगा। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट आप लोग को पढ़ाया था मैंने UPS में, ठीक है। तो यूनिफाइड पेमेंट सर्विस में भी बताया गया था, तो ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो दूसरा वाला ही सही होगा, क्योंकि आप देखो इसमें 25 अगस्त मुझे नहीं मालूम है, जो नहीं आ रहा है उसको तुक्का क्यों मारें। ये हालांकि ये संभावना हो सकती है कि इसमें से दोनों सही हो, लेकिन 50-50 चांस लोगे तो आप जो नहीं आ रहा है उसको इग्नोर ही करना। 25 अगस्त मुझे जहाँ तक लग रहा है कन्फ्यूज़न है, ठीक है, कन्फ्यूज़न इसमें। तो यहाँ देखो कन्फ्यूज़न सच में था, ये 24 अगस्त है, 24 अगस्त है, ठीक, 24 अगस्त यहाँ पे दिया गया है। इतना क्लोज क्वेश्चंस तो वैसे नहीं बनेगा, लेकिन इसने बना दिया है। मुझे ये थोड़ा सा रिलेवेंट लग रहा था, तो चीज़ को आपको इग्नोर करना, कोई बात नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं। तो अभी यहाँ पे आते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। ये देखो आता है इसमें कि ये देखो 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के पालघर में जो उद्घाटित और शिलान्यास की गई जो परियोजना है उसके संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने वाढवन बंदरगाह की आधारशिला रखी जिसकी लागत 76,000 करोड़ रुपए है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको मैंने आपको पढ़ाया भी था और जानते होंगे, वाढवन बंदरगाह आपने कई बार पढ़ा होगा, ये न्यूज़ में भी था, खबरों में था।
कहाँ पे है, तो पालघर जिले के दहानू शहर के पास है। बिल्कुल से मैपिंग आप देखना उसको, सही है। और 1560 करोड़ रुपए की जो है यहाँ पे मत्स्य पालन वाली योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने वेसल कम्युनिकेशन परियोजना का शुभारंभ किया। ये चीज़ हमने तो पढ़ी नहीं थी, वेसल कम्युनिकेशन वाला। देखते हैं इसमें क्या है। ये चीज़ तो ठीक है, तो वेसल कम्युनिकेशन नहीं होगा इसमें। देखो आप देखो इसमें लिखा होगा जरूर कहीं ना कहीं, हाँ, नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे यह है नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे 2 परियोजनाओं का लॉन्च हुआ था। ये जो बंदरगाह कहाँ के वार्ड 1 है, तो वार्ड 1 बंदरगाह जो है पालघर के दहानू शहर के पास स्थित है। ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बायो E3 के तरफ संबंध में। तो ये चीज़ को आपको बहुत अच्छे तरीके से देना। इसमें सवाल बहुत अच्छा बना ये वाला क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैंने आपको बोला भी था कि ये क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। तो बायो E3 जो है वो अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी संबंध में जो कथन है उस पर ध्यान देना है। तो पहला कथन है कि 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो E3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए इस जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी गई। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और मैंने आपको बताया था कि इस पर सवाल बनेगा, इसको नोट करना। इसमें दूसरा स्टेटमेंट आता है कि इस नीति की मुख्य विशेषताओं में विषयगत जो क्षेत्र हैं उसमें अनुसंधान एवं विकास तथा उद्यमिता को नवाचार संचालित संवर्धन शामिल है। दोनों स्टेटमेंट सही है। जो भी सब्जेक्टिव जो होंगे वो रीजन एरिया होंगे उसमें जो है रिसर्च डेवलपमेंट की बात होगी, इनोवेशन की बात होगी, और जो है उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप की बात होगी। तो जाहिर सी बात है दोनों सही स्टेटमेंट है। इसमें बेसिक चीज़ें ध्यान क्या देनी है आपको कि जो ये मंजूरी कौन दिया इसको, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल दिया। ठीक है, ये चीज़ को भी ध्यान देना है आपको। तो बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, इसको आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको कई बार लगाना। मैं PDF दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम मैं PDF आपको जरूर दे दूंगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 21 से 23 अगस्त के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रहे। ये सही बात है, पोलैंड और यूक्रेन 2 जगह की यहाँ पर उन्होंने यात्रा की। अब दिया है कि इसमें 25 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। ऐसा नहीं हो सकता। 1992 में यूक्रेन और भारत के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हुई, उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा की पहली यात्रा। ये सही है, ये आपने पढ़ा भी था, ये स्टेटमेंट था। ये मुझे स्टेटमेंट बहुत ही ऑड लग रहा है 25 वर्षों में। ठीक है, क्योंकि पोलैंड के साथ हमारा संबंध तो बहुत पहले से है, यूक्रेन से पहले से है डिप्लोमेटिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ध्यान देना कि, लेकिन हाँ 25 वर्ष नहीं है इसका, ये काफ़ी पहले से है। तो ऐसे में इसका जो है ध्यान देना आपको, इसमें एक्सप्लेनेशन में भी होगा 45 वर्षों में। देखो मैंने कहा 45 वर्षों में ये पहली प्रधानमंत्री यात्रा थी, तो इस चीज़ को ध्यान देना। डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफ़ी पहले एस्टेब्लिश हुए थे, लेकिन यात्रा नहीं हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आपका कथन क्या होगा, केवल 1 और 3 होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज़ ध्यान दो, यूक्रेन की यात्रा के दौरान मैंने आपको पढ़ाया था कि 4 भीष्म जो है वो क्यूब्स सौंपे गए थे। ठीक है, ये किस लिए थे, तो इमरजेंसी हेल्थ के जो है वो इमरजेंसी हेल्थ, मान लो हेल्थ की ज़रूरत मतलब हो गई, किसी का तबीयत ख़राब हो गया, या फिर युद्ध में मान लो कि घायल सैनिक है उनके इलाज करने हैं, उसको आसानी से ये पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, तो 4 क्यूब्स जो है वो सौंपे गए थे यूक्रेन की सरकार को, प्रधानमंत्री ने सौंपा। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि यात्रा के दौरान कुछ समझौते भी हुए थे, तो इसको ध्यान देना है कौन कौन से समझौते हुए थे। तो इसमें समझौते सबसे इंपॉर्टेंट हैं ही। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है सबसे, जो आपको याद रखना है कि 2024 से 2028 के लिए सांस्कृतिक सहयोग के लिए कार्यक्रम यहाँ पे दोनों देशों के बीच में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, तो कब तक अवधि है इसकी, तो 2024 से 2028 के बीच में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देना है आपको कि अगस्त 2024 में किसने चिकित्सा से संबंधित जो पेशेवर है उसकी सुरक्षा के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है, इसमें आपको ध्यान देना है किसने किया है पेशेवरों की जो सुरक्षा, डॉक्टर हैं उनके लिए 10 सदस्यीय कार्यबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। कब किया, तो वही जो कोलकाता वाला केस हो गया उसके बाद से किया गया। ठीक है, तो ये कार्यबल क्या करेगा, तो प्रोटोकॉल तैयार करेगा कि कैसे जो है पेशेवरों जो डॉक्टर्स हैं उनकी रक्षा की जाए। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान देनी है, वही चीज़ें हैं, ये प्रोटोकॉल तैयार करेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 अगस्त 2024 को तीसरा भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2024 नई दिल्ली में हुआ। अच्छा, ये भी ठीक है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, 2+2 मंत्री परिषद होगा। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया। अब आपको पता है 2+2 जो मंत्री स्तरीय संवाद है, तो मोदी जी क्यों जाएंगे, यहाँ पे तो डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर आते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था।
तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो कौन सा सही होगा? तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आए हुए थे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है कि 19 से 21 अगस्त 2024 के मध्य मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। ठीक है, भारत की राजकीय यात्रा पर रहे, तो बिल्कुल सही है। मलेशिया के प्रधानमंत्री उन्होंने भारत की राजकीय यात्रा की। दोनों देशों के बीच 9 समझौता ज्ञापन हुआ, 9 MOU हुआ, तो ये भी सही है, 9 MOU हुआ। साथ ही साथ जो मलेशिया है वो जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है IBCA में शामिल हुआ। और ये किस तरह शामिल हुआ? तो संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ, संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पे इसी में यहाँ पे एक चीज़ और भी डेवलपमेंट हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ जो टुंकू अब्दुल रहमान है, यूनिवर्सिटी ऑफ टुंकू अब्दुल रहमान, इसमें जो है एक आयुर्वेदा के केंद्र की स्थापना होगी। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो मलेशिया में है। ठीक है, मलेशिया में है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये चीज़ ध्यान दो आप, बहुत ही शानदार प्रश्न है इसमें। तो ये देखो 16 अगस्त 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव 2024 की घोषणा की गई। तो इसमें ध्यान देना है कि ये ध्यान नहीं देना, इसको इग्नोर ही कर दो क्वेश्चंस को। ये चुनाव की घोषणा की गई, तब तक जो है चुनाव अब तो हो चुका है, तो शायद इस पर सवाल नहीं बनेगा, इसमें सवाल नहीं बन सकता। इसमें सवाल बनने की जो संभावनाएं हैं वो इसमें 2 चीज़ें हैं। हरियाणा की टोटल सीट कितनी है? 90 है। ठीक है, जो पूछा जा सकता है। और जम्मू कश्मीर की जो टोटल सीटें कितनी है? 90 है। क्योंकि ये 90 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं और साथ साथ जो है इसको पूर्ण स्टेट का दर्जा की बात हो रही है अभी। तो अभी 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हुए हैं विधानसभा के, तो ये इंपॉर्टेंट है। 90 सीट्स हैं। ठीक है, 90 सीट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में आपको ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग इंडिया रैंकिंग की बात हम लोग करते हैं। इंडिया रैंकिंग में, तो इंडिया रैंकिंग की जो यहाँ पे बात हो रही है, तो इसमें क्वेश्चंस दिया गया है कि इस पे कथनों पे ध्यान देना है आपको। तो कथनों पे पूछा गया इसमें कि यह राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF के तहत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के राष्ट्रीय स्तर की एक रैंकिंग है। तो जाहिर सी बात है ये इंडिया रैंकिंग है बिल्कुल NIRF के तहत, जो हायर एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट हैं उनकी एक टॉप रैंकिंग है। इसमें IIT बॉम्बे को शीर्ष मिला है समग्र श्रेणी। बिल्कुल गलत बात, मैंने आपको पढ़ाया था आपको कि IIT बॉम्बे नहीं बल्कि IIT मद्रास है, उसको टॉप मिला है। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु वाला, वो विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम रहा है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, ये बिल्कुल सही। तो ऐसे में स्टेटमेंट क्या होगा? 1 और 3 जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसको मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसलिए इसमें सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो है ऑलरेडी मैंने सब कुछ आपको घटना चक्र की दृष्टि में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न आने वाला है। इसमें आप देखो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों का 28वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जो केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठन है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, कहाँ पे हुआ? तो अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है 10 जनपथ नई दिल्ली में। 10 जनपथ तो सोनिया गांधी का आवास है, जनपथ नई दिल्ली में है। तो ये ऐसे में नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट थीम क्या थी, सब्जेक्ट क्या था? तो निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग, यूज़ ऑफ डेटा इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये बातें यहाँ पे की गई थी। इस क्वेश्चन को आप देखो, 7 से 11 अगस्त 2024 के मध्य 28वां दिल्ली पुस्तक मेला भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या थी? राष्ट्र निर्माण में पुस्तक। तो पहली बात की दिल्ली पुस्तक मेला है तो नई दिल्ली में ही होगा, कॉमन सा प्रश्न है ये। ठीक है, लेकिन थीम की बात की जा रही है मेले की, तो थीम की जो मेला का थीम है वो बिल्कुल ये नहीं था। मैं यहाँ पे पढ़ाया था आपको, इसका थीम था कि भारतीय पुस्तकों का वैश्विक प्रभाव। क्या है? वैश्विक प्रभाव, इसका थीम था। हुआ कहाँ पे? भारत मंडपम में हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान दो। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 9 अगस्त 2024 को भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। तो ये ही पहली गलत हो गया। राज्यसभा नहीं बल्कि आपने न्यूज़ अगर पढ़ा होगा, खबर पढ़ा होगा, तो ये लोकसभा द्वारा पारित किया गया। यह विधेयक जो है वो विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा। बिल्कुल सही बात है। इसमें जो है विमान में उद्देश्य यहाँ पे इसका जो है विमान विधेयक अधिनियम जो है इसका स्थान लेगा। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है इस विधेयक को लाने की, जो बात की जा रही है भारतीय वायुयान विधेयक 2024। तो एक संस्था होती है, आपने पढ़ा होगा, खबरों को देखते होंगे, तो इसमें
अभी बार बार न्यूज आ रहा है कि जो विमान है उनको धमकी दी जा रही है बम से उड़ाने की, तो वहाँ पे DGCA कार्रवाई कर रहा है। तो एक संस्था होती है DGCA, ठीक है, DGCA संस्था होती है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय उसको बोलते हैं। और एक संस्था होती है BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी। ये दोनों संस्थाएं जो होती हैं ये पूरे आपके जो विमान संचालन पूरी प्रक्रिया है जिसमें सभी चीज़ें जो होती हैं शामिल होती हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका कोई भी निर्णय होगा उसके खिलाफ जो है हम लोग केंद्र सरकार के समक्ष अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं या हाई कोर्ट में नहीं, केंद्र सरकार के समक्ष इसका अपील करेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा गेंद कहाँ जाएगा, केंद्र सरकार के पाले में जाएगा, तो नोट करना इसको। फ्रेंड्स, मैं इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट जो है वो छोड़ नहीं रहा हूँ, सभी चीज़ें मैं करा रहा हूँ। अगर इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, बिल्कुल अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा ताकि मुझे भी मालूम चले कि मैं इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ या कुछ चीज़ें जो है अप्रिशिएशन हो तो बिल्कुल आप लिखिएगा, ठीक है। 5 अगस्त 2024 के मध्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा पर रहीं, ठीक है। तो बिल्कुल ये बात सही है, यह भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष की फिजी और तिमोर लेस्ते की पहली यात्रा थी, तो ये भी बात सही है, दोनों बातें सही हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना कि उन्होंने फिजी जो है, फिजी कंट्री, इसकी संसद को भी संबोधित किया, संसद को भी संबोधित किया, ठीक है। और इनको फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक है, क्या, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इनको जो है सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है। न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं, क्रिस्टोफर लक्सन, क्रिस्टोफर लक्सन, ध्यान देना लक्सन से नाम से याद रखना, लक्स जो है वो न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड के PM का सवाल पूछा हुआ एक बार है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि ये तिमोर लिस्सो भी गई थी, तो तिमोर लिस्सो के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से हैं, जोस रामोस, वहाँ उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री जनाना से वहाँ से उन्होंने मुलाकात की। और इसी के दौरान तिमोर लिस्से का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कौन सा है, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्से, उनसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इसे भी फैक्ट्स को आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के मध्य वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। तो सही बात है, फाम मिन चिन जो है ये उनके वहाँ के PM हैं और ये राजकीय यात्रा पर रहे। इस यात्रा में दोनों देशों के बीच 9 समझौते हुए, तो ठीक बात है, दोनों देशों के बीच 9 समझौते हुए। और यहाँ पे बताया गया है कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध जो है वो 1982 में स्थापित हुए, तो नहीं, बिल्कुल 1972 में स्थापित हुए थे, ठीक है। ये आपको स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऐसे में आपका जो सही उत्तर होगा 1 और 2 होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, PM का नाम याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 को उद्घाटित डिजिटल शक्ति केंद्र के जो रूप में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें बात की गई कि 5 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी रेखा शर्मा, उन्होंने नई दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का जो है वो उद्घाटन किया। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो ये सही बात है, नई दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। और यह केंद्र जो है राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया, तो सही बात है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर पीस जो है वो उसकी फाउंडेशन की जो है उससे शुरू किया है। और हुआ कहाँ पे था, नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ था, ठीक है। तो दोनों फैक्ट को आपको ध्यान देना है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ऐसे में आपका आंसर सही होगा 1 और 2 दोनों, ठीक है। 3 अगस्त 2024 को असम में टाटा की जो सेमीकंडक्टर निर्माण शुरू हुआ, इस इकाई के संबंध में कथनों पर विचार करना है। आपको फ्रेंड्स याद रखना है, रतन टाटा जी का निधन हुआ और आपको पता होगा कि असम में वो गए थे, लास्ट टाइम उन्होंने स्पीच दी थी, ठीक उसी की बात हो रही है, उसी प्रोग्राम की यहाँ पे बात हो रही है। वहाँ निर्माण जब शुरू हुआ तो उद्घाटन हुआ तो इसका निर्माण जो 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू किया जा रहा है, ठीक है। और इसकी प्रतिदिन जो है क्षमता जो है वो 3.82 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स है, इतना तो नहीं हो सकता कभी, ठीक है। ये गलत हो गया, एक्सट्रीम है, ये सही है, ऐसे में इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, ठीक है, ध्यान देना आपको। और यहाँ पे जो है इसका निर्माण कहाँ पे हो रहा था, आसाम में हो रहा है, जगी रोड में। कहाँ पे, जगी रोड आसाम है, एक जगह है, वहाँ पे हो रहा है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे सवाल बनेंगे, मैं श्योर बता रहा हूँ, इस पे एक सवाल बनने वाले हैं। राज्यपाल की बात हो रही है यहाँ पे, तो संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है, बिल्कुल सही बात है। इसके साथ जो है CH विजयशंकर को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, नहीं, गलत है ये। और हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे में इसका आंसर क्या होगा, 1 और 3। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ इसमें एक चीज़,
ये आप देखो, इसमें एक्सप्लेनेशन में हरि भाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के हैं, जिष्णु देव शर्मा ये तेलंगाना के राज्यपाल हैं, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के हैं, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के हैं, ये पहले केंद्रीय मंत्री थे, रामेन डेका छत्तीसगढ़ के हैं, CH विजय शंकर मेघालय के हैं, CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के हैं, गुलाब चंद्र कटारिया जो है ये पंजाब और चंडीगढ़ के प्रशासक हैं और पंजाब के जो है ये वो भी गवर्नर भी हैं, ठीक है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं ये आसाम और मणिपुर का इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। इसके साथ ही एक फैक्ट और भी है, ध्यान देना, के कैलाश नाथन को पुडुचेरी का LG बनाया गया है, ठीक है, उपराज्यपाल बनाया गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जुलाई 2024 में द्वितीय राष्ट्रीय शल्य संगोष्ठी जो है सश्रुतम ये 2024 कहाँ आयोजित हुई। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो राष्ट्रीय शल्य संगोष्ठी सश्रुतम की बात हो रहा है। फ्रेंड्स गेस करो, आप खुद भी गेस कर सकते हो इसमें। तो आपको मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में हुआ। इसका कहाँ और हुआ कहाँ पे, तो एम्स में हुआ, ठीक है, एम्स में हुआ, ठीक। किस दिन हुआ, तो 15 जुलाई को हुआ। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है महान जो चिकित्सक थे हमारे इतिहास में सुश्रुत, उनका जो है जन्मदिवस के रूप में, जयंती के रूप में होता है, ठीक है। तो आयुर्वेद के ये प्रणेता भी हैं। तो इस संगोष्ठी हुई थी सश्रुतम 2024 नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चंस बनते हैं, यूपीपीसीएस का ट्रेंड है ये, ठीक है। इसमें ट्रेंड पे सवाल बनाया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लगाओ। मोइदिम अहोम राजवंश की राजधानी माउंट दफन प्रणाली के संबंध में बताया गया है कि 26 जुलाई 2024 को मोइदिम्स अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की घोषणा की गई। बिल्कुल सही बात है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारत की 44वीं संपत्ति है। तो फ्रेंड्स गलत है ये, क्योंकि आपको पता होगा ये 43वीं संपत्ति है, ठीक है। बिल्कुल लॉजिक से सवाल है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें एक फैक्ट और भी ध्यान देना है कि ये जो पूरा मोइदिम्स है क्या है कि पूर्वोत्तर भारत में ताई अहोम द्वारा निर्मित एक शाही टीला दफन प्रणाली है, जो स्थल है जो पूर्वी असम में पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। तो पटकाई पर्वतमाला भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसको आपको दिखाया कि पटकाई पर्वतमाला को भी आपको ध्यान देना। बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने घटना चक्र की दृष्टि में करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जुलाई 2024 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ने किस देश को आपूर्ति श्रृंखला का परिषद का उपाध्यक्ष चुना है। ये पढ़ाया हुआ प्रश्न है और आपको पता होगा हमारा प्यारा भारत महान, उसी को उपाध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष कौन बना है, तो अध्यक्ष भी ध्यान देना है। अध्यक्ष जो होगा यूएस से बना है। तो भारत का कार्यकाल कितना है, 2 वर्ष के लिए है, ठीक है। ये बातें हैं और यहाँ पे आपको मैंने जो मेन चीज़ें थी वो मैंने करा दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जुलाई 2024 में SDG भारत सूचकांक 2023-24 से कथनों पर विचार करना है। यह सूचकांक RBI द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको ध्यान देना है इसमें क्या बात कर रहा है ये SDG भारत सूचकांक कौन सा जो है इस किसके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो आपको पता है ना SDG नोडल निकाय कौन सा है, नीति आयोग है। तो RBI क्यों जारी करेगा, तो पहला ही गलत हो गया। इसके अनुसार देश के लिए जो समग्र SDG स्कोर है वो 2023-24 के लिए 71 है। ये बात सही है, 71 है इसका समग्र स्कोर, ठीक है। अच्छा, इस सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाला राज्य कौन सा है, यूपी है। तो ये बातें भी बिल्कुल सही है, यूपी सबसे अधिक है, सबसे अधिक जो है ये अग्रणी श्रेणी में है। इसमें अग्रणी श्रेणी में यूपी शामिल है। श्रेणी बनी थी ना उसमें, तो मैंने आपको पढ़ाया था अग्रणी श्रेणी में जो है ये शामिल है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला यूपी है। यूपी के बाद कौन था, जम्मू एंड कश्मीर था। तीसरे नंबर पर कौन था, उत्तराखंड था। तो ये क्रम को आपको याद करना। जुलाई 2024 में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो बिम्स्टेक के दूसरे जो सम्मेलन था विदेश मंत्रियों का वो कहाँ पे हुआ, बैंकॉक में हुआ। बैंकॉक में किया गया, सॉरी बैंकॉक नहीं, नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में किया गया। ये दूसरा सम्मेलन था विदेश मंत्रियों का बिम्स्टेक का, ठीक है। तो ध्यान देना। अच्छा, बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज आपको याद रखना चाहिए। देखना है आपको 6 जून जो है 6 जून 1997 को 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। सचिवालय इसका कहाँ पे है बिम्स्टेक का, तो ढाका में है। ढाका कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। इसमें 7 सदस्य हैं। 7 सदस्यों को आपको याद रखना चाहिए नाम। बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है, ठीक है।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2024 में यूपी सरकार ने हाथरस हादसे की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग बनाया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सवाल बन सकता है, ठीक है, रिपीटेड सवाल ही बन सकता है। तो यूपी सरकार ने जो हाथरस हादसा हुआ था, जो संत बाबा थे उनकी पूरी कार्यक्रम में भगदड़ मच गई, तो एक न्यायिक जाँच आयोग बना। किसकी अध्यक्षता में? ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव थे, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। तो ध्यान देना, न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में ये आयोग बना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 जुलाई 2024 के मध्य जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहे। तो बिल्कुल सही बात है, उन्होंने रूस और ऑस्ट्रिया दोनों की यात्रा की थी। फैक्ट को ध्यान देना। उन्हें ऑस्ट्रिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, गलत बात, रूस का है, ठीक है, रूस का जो है ये रूस का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। और इसके दौरान, इस यात्रा के दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को में 22वां रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। तो ये सही है। तो ऐसे में ये गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट सही है और 1 और 3 जो है स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। अब बात हम करते हैं कि जब रूस की यात्रा हुई तो रूस की यात्रा में कुल कितने MU हुए? तो 9 MU हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है, पोलर रीजन है, वहाँ पे रिसर्च और लॉजिस्टिक के मामले में आर्कटिक अंटार्कटिक में जो अनुसंधान संस्थान है उसमें समझौता ज्ञापन हुआ। और यहाँ पे बिजनेस रूस की एक जो है एक पार्टनरशिप भी समझौता ज्ञापन हुआ। साथ ही साथ जो है ऑर्डर ऑफ द एंड्रयू एंड द अपोस्टल, ये जो है आपका ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये अवार्ड जो है रूसिया के अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। वहीं जब ऑस्ट्रिया की यात्रा की तो 41 वर्षों में ये PM की, कोई भारतीय PM की पहली यात्रा थी, ठीक है। वहाँ के चांसलर कौन है ऑस्ट्रिया की? तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया चांसलर कार्ल नेहमर इनकी जो है चांसलर है। अब आते हैं जुलाई 2024 में PM नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई में शिलान्यास और लोकार्पण की गई विभिन्न जो परियोजनाएं थी उसके संबंध में विचार करना है कथनों पे। तो नरेंद्र मोदी ने मुंबई में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को जिन्होंने स्वीकृति दी है, तो शिलान्यास दिया, लोकार्पण किया, बिल्कुल सही बात है। ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना, बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया इसको, ये उसकी आधारशिला रखी। इसके साथ ही लोकमान्य टर्मिनल जो है, लोकमान्य तिलक टर्मिनल और के नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज के टर्मिनल के प्लेटफॉर्म 10 और संख्या के विस्तार को जो है मंजूरी दिया, राष्ट्र को समर्पित किया। और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना मतलब वहाँ के लिए, महाराष्ट्र के लिए। तो सभी स्टेटमेंट सही हैं, इसके दौरान सभी कार्य हुए थे ये, ठीक है। यहाँ पे एक इंटर्नशिप कार्यक्रम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के दौरान जो है ये योजना जो शुरू की गई, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, इसमें 56,000 करोड़ रुपए जो है, 5600 करोड़ रुपए जो है इसमें खर्च होंगे। और 18 से 30 वर्ष जो आयु के बच्चे हैं, 18 से 30 वर्ष के, उनके युवाओं को जो है बेरोजगारी की समस्या के निपटने के लिए यहाँ पे एक इंटर्नशिप जो है यहाँ पे चलाया जाएगा, ठीक। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। यहाँ एक क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा और एयरबस के बीच में एयरोस्पेस शिक्षा अनुसंधान के लिए समझौता हुआ, इसमें क्या शामिल नहीं है, ठीक है, क्या शामिल नहीं है? तो GSV के 40 छात्रों के लिए पूर्व छात्रवृत्ति कार्यक्रम, ये आपको मैंने पढ़ाया था, 40 छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम होगा। एक्सीलेंट सेंटर की स्थापना, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जहाँ होगा तो एक्सीलेंट सेंटर बन सकता है। एयरबस एविएशन चेयर प्रोफेसर की पद की स्थापना, ये भी हो सकता है। GSV के कुलाधिपति के लिए, वाइस चांसलर के लिए एयरबस के प्रबंधक की नियुक्ति। अच्छा, तुम आप बताओ, आप ही, अगर आपको सवाल नहीं भी आ रहा होगा तो भी आप इसको कर जाओगे। ये चौथा वाला स्टेटमेंट आप देख रहे हो, GSV जो है यानी कि जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है उसका वाइस चांसलर एयरबस का मैनेजर कैसे बनेगा? जो प्रबंधक होगा, तो उसकी नियुक्ति कैसे होगी? तो ये जाहिर बात, ये गलत है। तो ये वाला पूरा शामिल नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ एक स्टैटिक जीके है, इसको आप ध्यान दो। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा की स्थापना संसद के एक कानून के माध्यम से कब की गई? 2022 में की गई। उद्देश्य क्या था कि संपूर्ण परिवहन और रसद क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की जो जनशक्ति है और उसकी जो टैलेंट्स है उसका निर्माण करना है। यह एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो है, ये मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो स्पॉन्सर किया थी केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें कि पूछता किस मंत्रालय द्वारा स्पॉन्सर करता है, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है वो आपको रेल मंत्रालय स्पॉन्सर करता है इसको, ठीक है, ध्यान देना आपको।
यहाँ पे एक सवाल है, जुलाई 2024 में झारखंड की जो अबरक की खदान थी उसको बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड की अबरक खानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें किया। और NPACR के जो अध्यक्ष थे प्रियांक कानूनगो, इन्होंने घोषणा की कि अबरक खनन में बाल श्रम की जो सप्लाई चेन है उसको ख़त्म करने वाला जो पहला प्रयास है, ठीक है, बाल श्रम की जो सप्लाई चेन है अबरक खनन में उसको ख़त्म करने वाला पहला प्रयास ये किया गया और झारखंड में यहाँ पे ख़त्म किया गया, मुक्त किया गया। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है, नोट करना आपको। और ये इंपॉर्टेंट है, और झारखंड किस जिला में? कोडरमा जिला में। किस में? कोडरमा जिला में। एक बिल्कुल टफ सा सवाल है कि 4 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2023 की किन धाराओं को 5 जुलाई 2024 से लागू करने के लिए राजपत्रित नोटिफिकेशन जारी किया, अधिसूचना जारी किया। तो बहुत टफ सवाल है इसमें। तो उसका सही आंसर होगा धारा 6, 8, 48 और 59B। ये जो लागू धाराएँ होंगी वो जुलाई से लागू हो गई थी। और इस अधिनियम का क्या उद्देश्य था, दूरसंचार अधिनियम का, कि जो दूरसंचार सेवाएं हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, उसके लिए सब कुछ स्पेक्ट्रम के आवंटन, मैंने आपको पढ़ाया भी इसमें है, स्पेक्ट्रम के आवंटन होगा, ठीक है, उसका जो विधि होगी उसका पूरा उसको समेकित किया गया, विस्तार किया गया दूरसंचार नेटवर्क का। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि जो टेलीग्राफ एक्ट 1885 था, 1885 और वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933, इसको जो है औपनिवेशिक काले कानून, इसको यहाँ पे ख़त्म किया गया दूरसंचार अधिनियम के माध्यम से। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 जुलाई 2024 को किसकी अध्यक्षता में गठित जलवायु वित्त से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट IFSCA को सौंपी? किसकी विशेषज्ञ समिति ने, ठीक है, तो मतलब किसकी अध्यक्षता में? तो ध्रुव पुरकायस्थ की जो अध्यक्षता थी उसी के जो अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति थी, उसने जो है IFCA के अध्यक्ष के राजा रमन को जो है वो सौंपी थी, ठीक है। ये 2023 में समिति गठन हुआ था, इम्पोर्टेंट बात है। तो अब आते किस चीज़ की समिति थी? जलवायु वित्त संबंधी समिति थी, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें करा रहा हूँ, बाकी चीज़ें सब कुछ इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लेंदी होगा इस तरह से और आपका बार बार रिपीटेशंस होंगे। तो रिपीटेशन से नहीं बचने के लिए मैंने घट्टा चक्र आई दृष्टि पढ़ा दी है पूरी, उसमें से मैक्सिमम चीज़ें जो यहाँ पे बन जाएंगी, ठीक है। तो जून 2024 में स्टील स्लैग रोड पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद से अटेम्प्ट करो इसको। स्टील स्लैग रोड पे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ये हुआ आपका नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। थीम क्या थी? सस्टेनेबल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफार्मिंग द वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ की बात करता है यहाँ पे, सस्टेनेबल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सॉलिड वेस्ट, स्टील स्लैग होता क्या है? जब स्टील का निर्माण होता है तो एक ठोस सॉलिड वेस्ट होता है, ठोस अपशिष्ट होता है, और इसी से जो है वो आपका रोड बनाया गया। सर्वप्रथम जो है ध्यान देना आपको, ये भी आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि हजीरा जो सूरत है वहाँ पे भारत का पहला स्टील स्लैग रोड वहाँ पे बना था। सवाल दिया है कि किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित 2 जियो पोर्टल है, ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत पोर्टल और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस का लॉन्च किया? तो कौन लॉन्च करेगा? तो जाहिर सी बात है उस वक्त जो है मंत्री थे, तो ये जंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लॉन्च किया उन्होंने, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे है, एक चीज़ आपको ध्यान देना, इसरो जो है, ये सवाल पूछा जा सकता है ऐसे भी तो कि जियो पोर्टल जो है, जो जियो पोर्टल है भुवन पंचायत, इसका निर्माण निम्न में से किस संगठन ने किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय दे देगा, ऑप्शंस में इसरो दे देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है इसरो ने किया है। और आपातकालीन प्रबंधन के लिए नेशनल डेटाबेस का भी यहाँ पे संस्करण 5वां था, उसका लॉन्च किया गया। अब आता है नेक्स्ट सवाल, जून 2024 में पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया पैसिफिक कहाँ आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट है, पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया पैसिफिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान देना, ये कोच्चि में हुआ, ठीक है, कोच्चि केरल में हुआ। अच्छा, इसका थीम विषय क्या था? तो फार्मर सेंट्रिक, किसान केंद्रित जो है, इनोवेशन इन डेयरी, ठीक है, इसका थीम था फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरिंग, इसका मुख्य थीम था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 से 28 जून 2024 के मध्य 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की परिषद की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई, ठीक है। ISO का मुख्यालय लीमा में है। तो ये जो बैठक तो हुई चीनी की, ये तो सबको पता है, सब लोग पढ़े हैं करंट अफेयर्स में, नई दिल्ली में हुई, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। ISO का मुख्यालय लीमा में, स्टैटिक क्वेश्चन है,
ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ये मुख्यालय लीमा में नहीं है बल्कि इसका मुख्यालय लंदन में है, ठीक है, लंदन में, यूके में है, ठीक। अब आता है, ये बैठक हुई तो नई दिल्ली में कहाँ हुई थी, तो भारत मंडपम में हुई थी, ठीक है। इसमें पूछ सकता है मुख्य विषय क्या है, शुगर एंड बायो एनर्जी एमर्जिंग विस्ता, ठीक है, विस्तास। तो इसका ये मुख्य विषय था कि शुगर एंड बायो एनर्जी एमर्जिंग विस्तास, ठीक। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जून 2024 में एनटीए के माध्यम से जो परीक्षाएं हो रही हैं उनको ट्रांसपेरेंसी, सुचारू और निष्पक्ष कराने के लिए जो समिति बनाई गई थी उच्च स्तरीय, किसकी अध्यक्षता में बनाई गई। तो बड़ा ही आसान से सवाल है, मैंने आपको पढ़ाया भी इसमें है। तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर के राधाकृष्णन, इनकी अध्यक्षता में सवाल ये जो पूरी जो है ये समिति बनी थी, ठीक है। अब ये सवाल बना है कि 18 जून 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। आपको पता होगा ये बनारस में कार्यक्रम हो रहा था और 30,000 जो कृषि सखी थी, ठीक है, लखपति दीदी, उनको प्रमाण पत्र भी दिया गया था। और इनका जो इम्पोर्टेंट बात ये था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो कृषि सखियाँ थी, इनका उद्देश्य क्या बनाने का, तो ग्रामीण भारत में जो कृषि सखी हैं उनको जो है एक पैरा एक्सटेंशन वर्कर बनाना है। बहुत सारे जो है इसमें उनको गुणवत्ता वाली जो स्किल्स है वो सिखाई जाएंगी और साथ साथ उसमें सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाएं भी जो है ग्रामीण भारत की वो सशक्त हों। तो ये कार्यक्रम भी हुआ था और उसी के दौरान जो है पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी हुई थी। तो ये कार्यक्रम जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 से संबंधित कथन है उस पर विचार करना है। तो मैंने आपको फिल्म महोत्सव पढ़ाया था, याद करो आप लोग, तो विविध वाले में मैंने आपको पढ़ा रहा था। तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिया गया, इसका आयोजन मुंबई में हुआ। तो जाहिर सी बात है जब मुंबई का है तो मुंबई में ही होगा और शुरुआत इसकी 1990 में हुई थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, स्टैटिक फैक्ट है ये, ठीक है। किसके द्वारा होता है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार कराता है। ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ये आयोजन कराता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 जून को प्रधानमंत्री भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नरेंद्र मोदी की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के बीच में विभागों का आवंटन हुआ। तो जाहिर सी बात है बिल्कुल आवंटन हुआ। शिवराज सिंह चौहान कृषि और किसान कल्याण मंत्री बने, ठीक है, ये बिल्कुल बने हैं शिवराज सिंह चौहान। और सावित्री ठाकुर महिला और बाल विकास मंत्री बनी हैं, तो ये गलत है। ऐसे में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, क्योंकि मैं आपने ऊपर पढ़ा होगा अन्नपूर्णा देवी जो है वो मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पे वो महिला और बाल विकास मंत्री बनी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है, चिराग पासवान है, ठीक है, चिराग पासवान है। अच्छा, जल शक्ति मंत्री कौन है, CR पाटिल है, CR पाटिल, याद करना। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है, कल्चरल मिनिस्टर हैं, संस्कृति मंत्री हैं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव हैं। संचार मंत्री कौन है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, तो सिंधिया जी हैं, ज्योतिराज सिंधिया। अब आते हैं हम लोग, रेल मंत्री कौन है, सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी, तो ये है आपका अश्विनी वैष्णव जी हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग की इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें और भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, आप जानते ही होंगे, ठीक है। कार्मिक मंत्रालय किसके पास है, पेंशन मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग, तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी के पास है, ठीक है। अमित शाह गृह और सहकारिता मंत्री हैं, बाकी सभी चीज़ें आपको पता ही होंगी, ठीक है। JP नड्डा जो क्या है वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इस तरह से आपने मैक्सिमम चीज़ें देख ली। अब आता है जून 2024 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के मध्य जो सशस्त्र बल हैं उनके समर्पित टेलीमानस जो है सेल स्थापित करने के लिए MOU हुआ, ठीक है। तो ये किस लिए हुआ, तो ध्यान देना इसमें। वर्तमान मतलब अभी क्वेश्चन देख लो आप, वर्तमान में देश में सभी राज्यों और यूटी में कितने टेलीमानस कार्यरत हैं, तो फैक्चुअल पूछा है, टेलीमानस टोटल अभी कार्यरत कितने हैं, तो आपको ध्यान देना है 51 है। लेकिन ये हुआ किस लिए था, तो जो सशस्त्र बल हैं उनके कर्मियों के लिए उनका परिवार का मानसिक स्वास्थ्य या उनका स्वास्थ्य उसको ध्यान रखने के लिए ये सारी चीज़ें शुरू की गई थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5 जून 2024 को खान मंत्रालय ने कब तक देश में जो क्षय रोग है TB के उन्मूलन के लिए जो है परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के साथ जो है केंद्रीय TB जो प्रभाग है उसके साथ MOU किया। तो आपको मैंने बताया था कि TB का उन्मूलन का जो है वो भारत का लक्ष्य क्या लेकर चल रहा है, तो भारत जो है वो लक्ष्य लेकर चल रहा है 2025, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, तो 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर TB के उन्मूलन की बात की जाती है। भारत जो है 5 वर्ष पहले यानी अगले साल तक इसको लेकर के चल रहा है। तो खान मंत्रालय ने जो है MOU किया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ। ध्यान देना इस फैक्ट को। ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है, इसमें से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। इसको आपको ध्यान देना है कि विदेश मंत्रालय
CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं, और किस मंत्रालय, 3 चीज़ बात कर रहे हैं किस मंत्रालय के बीच में, देश में जो कॉमन सर्विस सेंटर है उसके माध्यम से ई माइग्रेट सेवाएं, मतलब बाहर जाने के लिए जो लोग बातें करते हैं ना, जहाँ बाहर पासपोर्ट बनवाना है, वीज़ा बनवाना है, तो ई माइग्रेट सेवाएं के लिए शुरू करने के लिए MOU हुआ। आपको ध्यान देना है इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 3 मंत्रालय इसमें शामिल थे, विदेश मंत्रालय, CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं, और आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये पूरा जो है समझौता MOU हुआ। मुख्य रूप से जो है प्रवास के लिए, उत्प्रवास के लिए जो है सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके लिए यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है, जनसेवा केंद्र जो होते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें सुलभता से उपलब्ध होंगी। यहाँ फैक्ट ये भी ध्यान देना है कि ई माइग्रेट परियोजना शुरू की गई है मुख्य रूप से जो उत्प्रवास जांच अपेक्षित देशों में जो श्रमिक होती है उसकी सहायता के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ई माइग्रेट परियोजना शुरू इसीलिए की गई है। मई 2024 में किस देश ने वर्ष 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली? तो किस देश ने संभाली? तो आपको ध्यान देना है कोलंबो प्रोसेस प्रक्रिया के लिए जो है ये एक क्षेत्रीय मंच है। पहली बात ये क्षेत्रीय मंच है, रीजनल ये मंच है एक तरह से, जिसमें एशिया के 12 देश शामिल होते हैं। कौन कौन से 12 देश हैं? तो आपको अफ़गानिस्तान है, ठीक है, दूसरा आपका बांग्लादेश है, तीसरा चाइना है, चौथा इंडिया है, इस तरह से आपका इंडोनेशिया भी है, आपका नेपाल भी है, नेपाल के साथ आपका जो है ये पाकिस्तान भी है। ठीक, पाकिस्तान के बाद जो है आपका ये आता है फिलीपींस है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, वियतनाम है और कंबोडिया भी है। तो 12 देश इसमें शामिल हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 2003 में इनकी स्थापना हुई थी, तो कौन सा किस देश ने इसकी अध्यक्षता संभाली है? तो भारत ने संभाली है, इसलिए खबरों में रहा है। और ये वाले फैक्ट तो मैंने आपको पढ़ाया था कि विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन भारत में लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? तो मैंने आपको पढ़ाया था, सौरभ एच मेहता ने लॉन्च किया। ठीक है, ये एक गैर विषाक्त स्याही है। और इस ब्रांड का नाम क्या है जो इस कंपनी बना रही है, जो एकदम बिल्कुल 100% बायोडिग्रेडेबल प्लांट है, पेन है? तो इसका नाम है, यह है नोट, NOTE, नोट, नो ऑफेंस टू अर्थ, इसका फुल फॉर्म होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18वीं लोकसभा का चुनाव परिणाम जारी किया गया। इसमें बात करना है कि बीजेपी को सर्वाधिक 245 सीटें मिली हैं। तो बिल्कुल गलत बात है, 240 मिली हैं। जो भी आप न्यूज़ देखते होंगे आपको पता होगा। कुल 74 महिलाओं ने चुनाव जीता, बिल्कुल सही बात है, 74 महिलाओं ने चुनाव जीता है। सबसे कम उम्र के जो चुनाव जीतने वाली कौन है? शांभवी चौधरी हैं, और इसके बाद प्रिया सरोज हैं यूपी से, पुष्पेंद्र सरोज हैं यूपी से ही, और संजना जाटव हैं भरतपुर की। ठीक है, तो ये मैं सबसे कम कौन है? शांभवी, इसके बाद सबसे उसके बाद प्रिया सरोज, फिर आपका पुष्पेंद्र सरोज, संजना जाटव। ठीक है, ये चीज़ें हैं। मैक्सिमम नोटा कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? तो इंदौर में इस्तेमाल हुआ। ठीक है, टोटल जो महिलाएं जीती थी वो 74 जीती थी, और टोटल मतदान परसेंटेज कितना था आपका? तो आपको ध्यान देना है 65% जो था ये टोटल मतदान परसेंटेज था। एक फैक्ट और भी ध्यान देना है कि 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने तीसरा कार्यकाल के लिए PM की शपथ ली थी। किस तारीख को? 9 जून को। ठीक है, 9 जून याद रखना, 9 जून। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मई 2024 में प्रगति 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको ध्यान देना है प्रगति 2024 का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान CCRAS, इसके द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था कि जो आयुर्वेदिक अनुसंधान है उद्योग है उसको बढ़ावा देना। एक फैक्ट वाला क्वेश्चन ये भी है कि मई 2024 में भारतीय सेना को किसने पहली हाइड्रोजन बस सौंपा है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पहली हाइड्रोजन बस सौंपा है भारतीय सेना को। ठीक है, तो भारतीय सेना को पहली हाइड्रोजन बस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सौंपा है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूरदर्शन जो चैनल है किसान, DD किसान, इसने 2 AI एंकर क्रिस और भूमि को लॉन्च किया था। ये जो AI एंकर है देश विदेश की कितनी भाषाओं में बात कर सकते हैं? सवाल पूछा गया है, इसको आप खुद से अटेम्प्ट करो एक बार, मैंने पढ़ाया था इसको। और इंपॉर्टेंट बात है कि जो अभी तब तक अटेम्प्ट करो, मैं बता रहा हूँ कुछ और फैक्ट, जैसे कि ये जो क्रिस और भूमि है वो 24/7 365 डेज़ वो काम कर सकते हैं। देश के जो सभी राज्य हैं, सभी राज्य उसमें एक्सेस होगा। ये ऐसा नहीं कि ऑप्शन में दे दिया गया ये जो है सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं हो पाएगा या ऐसा, तो बिल्कुल नहीं, सभी राज्यों में इसका एक्सेस होगा। और ये जो है टोटल 50 भाषाएँ हैं, 50 भाषाओं में, देश विदेश की भाषाओं में ये जो है संवाद कर सकते हैं क्रिस और भूमि।
और ये एक तो आपको आंसर आपके सामने दिख रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने इसमें पूरा इसको हाईलाइट किया इसलिए अच्छे से कि 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजित किया गया, तो बाली में किया गया। गलत मत करना आप लोग, यहाँ याद कर लो। जब जो चीज़ यहाँ पढ़ रहे हो ना, जो चीज़ें यहाँ गलत हो रही हैं, जाहिर सी बात है एग्ज़ाम में नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए आप इस क्लास को बिल्कुल देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई मिल रही होंगी आपको, ठीक है। तो जो सब लोग इतना जब कर रहे हैं, अगर आप उस चीज़ को नहीं करके जाओगे तो फिर आप जो है धोखा खा जाओगे, या फिर आप जो है जाहिर सी बात है पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजित किया गया, तो बाली में किया गया, ठीक है। बाली इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है। और इंडोनेशिया सरकार और विश्व जल परिषद के द्वारा जो है ये पूरा आयोजन किया गया, ठीक है। और ये इसमें स्टैटिक जीके भी है, इसमें आप स्टैटिक जीके आप ध्यान दो कि विश्व जल परिषद क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय बहुहितधारक मंच संगठन है। स्थापना 1996 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे विश्व जल परिषद का, तो मार्सिले फ्रांस में है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडिया स्किल 2024 से संबंधित निम्न कथनों पे विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन 15 से 19 मई के बीच मध्य नई दिल्ली में किया गया। तो दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें जो हैं ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है। मैंने आपको पढ़ाया था किसके द्वारा ये किया गया, तो ये जो है नई दिल्ली में बनाया कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ये किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारी बैठक कहाँ पे आयोजित हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे फैक्ट सवाल बन सकता है और बनता ही है, ठीक है। तो 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारी बैठक कहाँ पे हुई ये आपको बताना है। तो आप खुद भी अटेम्प्ट करो इसका, जाहिर सी बात है जब सवाल पूछा जा रहा होगा तो कुछ ना कुछ इसमें बना होगा जो चीज़ें, तो नई दिल्ली में हुई, ठीक है। नई दिल्ली में हुई इसीलिए जो है ये क्वेश्चन बना है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद आपको ध्यान देना है इसका समन्वय कौन था, कोऑर्डिनेटर कौन था। तो इसमें कोऑर्डिनेटर था इसके लिए पूरा आसियान संवाद के लिए आपका सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर कोऑर्डिनेटर था। अब आते हैं स्टैटिक जीके की तरफ। तो आसियान क्या है, एक 10 दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश, उनका एक संगठन है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे, जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसका विजन वाक्य क्या है, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। और आसियान दिवस जो है 8 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मई 2024 में जो वन्यजीव अपराध रिपोर्ट है 2024 वो प्रस्तुत की गई, ठीक है। और विश्व जन वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 इस श्रृंखला की जो है वो तीसरी रिपोर्ट है। अच्छा, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 ड्रग्स और अपराध पर यूएन कार्यालय द्वारा जारी की जाती है। ये स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट दिया गया, इसमें से पूछा कौन सा सत्य है। तो पहला दे रहा है कि विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट प्रस्तुत की गई मई में। तो करंट अफेयर में हमने पढ़ा था विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अब यहाँ पे एक बात है, फंसाया कहाँ पे, तीसरी रिपोर्ट है। सवाल जब आपने ध्यान से पढ़ा होगा उस घटना चक्र की आज दृष्टि को, तो वहाँ पे लिखा गया था इस बात को कि तीसरी रिपोर्ट है ये, ठीक है, तीसरी रिपोर्ट है। अब किसने जारी किया, तो जाहिर सी बात है ड्रग्स और अपराध पर यूएन कार्यालय है उसके द्वारा वन्यजीव अपराध, ध्यान देना, ड्रग्स और अपराध पे यूएन कार्यालय जो है उसके द्वारा किया गया। तो ऐसे में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही कथन है तीनों, वह 1, 2 और 3। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो 8 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर द्वारा रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई उसमें 2023 में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। तो जाहिर सी बात है आपने पढ़ा था, बिल्कुल तीसरे नंबर का सौर उत्पादक देश बन चुका है। चीन सबसे टॉप पे है, चीन टॉप पे है, यूएसए सेकंड पे है, और उसके बाद कौन सा है, भारत है। भारत के बाद कौन सा है, तो आपको ध्यान देना है जापान है, जापान, ठीक है, फिर जर्मनी है। तो ये आपने पढ़ा था, आसान सा क्वेश्चन है ये। यहाँ ध्यान देना, एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो सबको ध्यान देते चलना है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है NAI, इसने स्वर्गीय रफ़ी अहमद किदवई हैं उनकी निजी दस्तावेज संग्रह का अधिग्रहण कर लिया, ठीक है। जो भी उनके निजी डॉक्यूमेंट्स है उसको उसने अधिग्रहण कर लिया, अभिलेखागार में रखेगी वो, ठीक है। कौन रखेगा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में, ठीक है। तो इनका जन्म बाराबंकी जिले के किस गांव में हुआ था। तो एक नया फैक्ट आपको क्या मिला कि राफिद अहमद किदवई जो है उनका जन्म श्योर है, जब पूछा है तो जाहिर सी बात है इसने सही पूछा होगा। बाराबंकी जिला यानी यूपी में इनका हुआ था जन्म, ठीक है। तो किदवई जी का जन्म जो है वो यूपी में हुआ था, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में। और किस गांव में हुआ था, सवाल तो ये पूछ रहा है।
तो मसौली गांव में हुआ था। ये इसका राइट आंसर मसौली होगा। ठीक है, ये यूपी में है मसौली, ये बाराबंकी में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी शेयर ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटी क्रॉस कंट्री एनालिसिस रिपोर्ट जारी हुई थी, मैंने आपको पढ़ाया था, और ये बड़े वाले जो आर्टिकल्स दिए गए थे उसी में से ये सवाल बना है। यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में 1950 से 2015 तक 7.82% हिंदू आबादी में गिरावट आई। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने पब्लिश नहीं की। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने, इसको रिलीज किया। किसने किया? आर्थिक सलाहकार परिषद ने रिलीज किया। 167 देशों की रिलीजियस कम्युनिटी की यहाँ पे जो है वहाँ पे उसमें मतलब धार्मिक जो अल्पसंख्यक उसकी हिस्सेदारी का विश्लेषण दिया गया। ठीक है, इसमें बताया गया। इसमें मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख इसमें वृद्धि हुई थी। जैन पारसी के जो जैन थे वो उसमें उनकी गिरावट आई। जैन और पारसियों की आबादी में भी गिरावट आई और हिंदुओं की आबादी में भी गिरावट आई है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 27 अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार ने अडानी का जो विंझीजम पोर्ट है, विंझीजम पोर्ट को भारत को पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की मंजूरी दे दी। ठीक है, यह पोर्ट जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जाहिर सी बात है यह पोर्ट जो है वो भारत का केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, ये विंझीजम पोर्ट जो है वो केरल में स्थित है। पोर्ट का स्वामित्व किसके पास है? तो अडानी ग्रुप के पास है। अब जो ये संचालन होगा तो अडानी ग्रुप का जो विंझीजम पोर्ट, ये भारत का पहला डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में ये विकसित हो जाएगा। ठीक है, इसको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की मंजूरी भी मिल चुकी है, केरल में है, और संचालित होने के बाद जो है ये डीप सी जो है ये भारत का, ध्यान देना है, भारत का पहला डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन गया है। एक सवाल ये बन रहा है कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के नए लोगो और आदर्श वाक्य के संबंध में विकल्प देगा, उसमें कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये 4 विकल्प दिया गया, इसमें बताया गया कि इसमें लोगो और जो आदर्श वाक्य है उसको जो है क्या इसमें से सही नहीं है, गलत क्या है। तो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का नया लोगो और आदर्श वाक्य 25 अप्रैल 2024 को अपनाया गया, ये बिल्कुल ठीक बात है, उस दिन अपनाया गया। लोगों के बीच में जो है सारनाथ स्तंभ जो है भारत का गौरवशाली अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी ठीक है। आदर्श वाक्य भी सही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, ये नए लोगों और आदर्श वाक्य के डिजाइन के लिए जो वो था पूरा वो मांगा गया था सारी चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें जो प्रस्तुति के लिए शिवांश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत लोगो और आदर्श वाक्य को विजेता चुना गया, तो नहीं, यहाँ पे शौर्य प्रताप सिंह होंगे। कौन होगा? शौर्य प्रताप सिंह। ये नया क्वेश्चन है, इसमें दिया भी नहीं था। शौर्य प्रताप सिंह होंगे जो इसके लोगों को आदर्श वाक्य और लोगो चुना गया है। ठीक है, कुछ स्टैटिक जीके हैं, स्टैटिक जीको को हम लोग करते हैं। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। यह आयोग जो है वो अभिलेखी मामलों पे है, एक शीर्ष निकाय के रूप में जो है अभिलेखी मामलों पे काम करता है। ठीक है, और ध्यान देना है कि अभिलेखों का मैनेजमेंट हो, उसका रिसर्च हो, उसके लिए परामर्श देना है या कुछ भी हो तो भारत सरकार को जो है उस पर एक परामर्श वगैरह सारी चीज़ें देता रहता है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो। अप्रैल 2024 में छठा अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना ICDRI के सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। ICDRI इसका जो पूरा सम्मेलन हुआ, छठवां सम्मेलन 2024 में, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। थीम क्या थी? इन्वेस्टिंग टुडे, ठीक, टुडे बात कर रहा है, इन्वेस्टिंग टुडे फॉर मोर रेजिलेंस टुमारो। ICDRI है क्या? तो 39 कंट्री का और 7 संगठनों का एक जो है एक वैश्विक गठबंधन है। 2019 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ये बात है कि भारत मंडपम में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ नई दिल्ली में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अप्रैल 2024 में किस संगठन ने जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज को लॉन्च किया? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, और आप जाहिर सी बात है थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो आप सीधे क्वेश्चंस गलत होंगे और माइनस मार्किंग में आप जाओगे। तो किस संगठन ने जारी किया जलवायु रणनीति 2030? आप खुद अटेम्प्ट करो। इसमें ऑप्शन दिया है नीति आयोग, नाबार्ड, सेबी, RBI। तो जलवायु रणनीति की बात कर रहा है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि किसने जारी किया? तो नाबार्ड ने जारी किया। 23 अप्रैल को जो है ये दस्तावेज जारी हुआ, नाबार्ड ने जारी किया था। ठीक है,
ये उद्देश्य क्या था कि जो भारत की जो हरित परियोजना है उसके लिए कर्ज की जो बढ़ती आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए। नाबार्ड के बारे में जानते हैं। नाबार्ड देश का शीर्ष ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना किसकी समिति पे हुई थी? बी शिवरामन समिति की सिफारिश पे हुई थी। PYQ है। और 1982 ROE में पूछा था, क्रम लगाने के लिए दिया था। 1982 में इसका सन भी याद रखना। हेडक्वार्टर बॉम्बे में है और वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? KV साजी हैं। कौन है? KV साजी, नोट करना इसको। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2024 में समलैंगिकों के मामले में किसकी अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया? तो समलैंगिकों के जो मामला था उसमें यानी उनकी समस्याओं का पहचान करना, उसका हल निकालने के लिए जो है एक 6 सदस्यीय समिति थी, बनी थी। उसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो आपको ध्यान देना है, राजीव गौबा उस वक्त क्या थे? अभी तत्कालीन उस वक्त जो है वो कैबिनेट सचिव थे। अब आता है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। ये बेहद आसान क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग करके गलत करने वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे बताता हूँ आपको। अप्रैल 2024 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में पहली बार घर पर मतदान करने की सुविधा शुभारंभ की गई थी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहली बार घर पर मतदान करने की बातें यहाँ पे की गई थी। यह सुविधा 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं के लिए शुरू की गई थी। गलत है, 80 नहीं बल्कि 85 वर्ष से अधिक जो उम्र के बुजुर्ग मतदाता थे और 40% जो बेंचमार्क हैं दिव्यांगता वाले, उनके लिए जो है घर से मतदान करने की यहाँ पे बात की गई थी। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अप्रैल 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण के शुभारंभ किया गया? बहुत ही शानदार सा प्रश्न है ये कि कौन सा उपक्रम है, कौन सा PSU है गवर्नमेंट सेक्टर का जिसने बालिका सशक्तिकरण मिशन का न्यू एडिशन लॉन्च किया। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है इसमें कौन लॉन्च किया? NTPC ने किया। NTPC क्या है कि बिजली को उत्पादन करने वाली देश की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है, एकीकृत बिजली उत्पादन करती है ये। ठीक है, तो इसका CSR पहल के तहत जो है, CSR पहल जो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, उसी के तहत बालिका सशक्तिकरण मिशन का न्यू एडिशन जो है इसको लॉन्च किया गया। तो आपको ध्यान देना है इसको। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया टर्निंग 18 और यू आर द वन नामक अनूठा अभियान था। इसमें कथन बात करने, टर्निंग 18 क्या था कि प्राइमरी उद्देश्य था कि विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले व्यक्तियों को टारगेट करना है। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यू आर द वन अभियान का उद्देश्य था कि जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें जो सभी हितधारक शामिल हो रहे हैं उसका अमूल्य योगदान को पहचाना जाए। तो ये भी सही बात है, यू आर द वन यूनिक बात की गई थी यहाँ पे। ठीक, तो दोनों कथन सही, ऐसे में इसका सही आपका जो जवाब होगा 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है, इस अभिनव यात्रा की जो टोटल बात की जा रही थी, अभिनव यात्रा, इसमें इसका थीम क्या था? थीम था चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व। ठीक है, तो इसको आपको भी ध्यान देना है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 20 से 30 मई 2024 के मध्य 46वीं अंटार्कटिक संधि की बैठक हुई कोची में 2024 में। ठीक है, इसकी अंटार्कटिक संधि के परामर्शदात्री बैठक 2024 कोची में हुई। दूसरा स्टेटमेंट कहता है भारत 1983 से अंटार्कटिक संधि का एक सलाहकार सदस्य रहा है। तो ऐसे में दोनों स्टेटमेंट सही है। इसकी बैठक हुई थी कोची में और भारत जब है 1983 से ही जो है इसका पूरा जो है इसका सलाहकार सदस्य बना। जो अंटार्कटिक संधि थी वो आपको ध्यान देना है कि ये जो है इसके हस्ताक्षरित हुई थी 1959 में, लागू कब हुआ था? 1961 में, 1961 में। ठीक है, 1961 में इसका ये लागू हुआ था। ठीक, अब आता है इसमें कि इसका जो CEP है, CEP जो पर्यावरण संरक्षण का जो इसकी बैठक हुई थी, ये भी कहाँ हुई थी? कोची में ही हुई थी। पर्यावरण संरक्षक बैठक जो है थी, पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक। ठीक है, तो ये 1991 में 1991 में जो अंटार्कटिक संधि थी उसी पे मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत इसकी स्थापना हुई थी। किसके प्रोटोकॉल के तहत? मैड्रिड प्रोटोकॉल। किस मैड्रिड प्रोटोकॉल किसके तहत हुआ था? तो अंटार्कटिक संधि के तहत हुआ था। अंटार्कटिक संधि कब लागू हुआ? तो 1961 में लागू हुआ, साइन 1959 में हुआ था। ठीक है, अब आपको इसमें एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि जो कोची में बैठक हुई थी अंटार्कटिक संधि की, ठीक है, तो इसमें किसके द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रीय ध्रुवी और समुद्री अनुसंधान केंद्र। कौन सा? ध्रुवी और समुद्री अनुसंधान रिसर्च सेंटर के द्वारा हुई थी। ठीक है, अब भारत सरकार था ही, अंटार्कटिक संधि महासचिव वाले था ही। अभी एक इसमें 2-3 फैक्ट और भी ध्यान देना है कि इसमें एक चीज़ आप ध्यान देना, भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र कब स्थापित किया गया? 1983 में ही स्थापित किया गया। कहाँ पे किया गया? क्या नाम था उसका? तो दक्षिण
गंगोत्री। वर्तमान में 2 केंद्र संचालन हो रहे हैं, एक है मैत्री जो 1989 सवाल पूछा गया है, 1989 में हुआ था मैत्री RO में, और भारती जो था वो भारती जो है 2012 में हुआ। कब हुआ? 2012 में हुआ। ठीक, तो 1983 में आपका दक्षिण गंगोत्री, मैत्री 1989 में, और 2012 में आपका भारती। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल पूछ रहा है कि गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के पुनर्गठन हेतु जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उस पर कथनों पे विचार करना है कि रक्षा उत्पादन विभाग ने गुणवत्ता आश्वासन के पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी की। सही बात है, जारी हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है? गुणवत्ता आश्वासन की जो प्रोसेस हैं और जो परीक्षण है, जो प्रोसेस होता है गुणवत्ता के लिए और परीक्षण होता है, टेस्टिंग होती है, उसको उसकी स्पीड को बढ़ाना है। जो डिसीजन मेकिंग है उसमें जो देरी होती है उसको कम करना है। तो जाहिर सी बात है दोनों चीज़ें सही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देना है कि जो गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय होता है वो किसके अंतर्गत काम करता है? तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 21 से 22 मार्च 2024 के मध्य PM नरेंद्र मोदी जो है भूटान की राजकीय यात्रा पर रहे। तो जाहिर सी बात है स्टेटमेंट सही है। उन्हें भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो से सम्मानित किया गया। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, भूटान के राजा जो थे नाम ख्याल जो वांगचुक है उनसे मुलाकात हुई थी। और भूटान के PM कौन है? तो सेरिंग टोब्गे इनसे मुलाकात हुई थी और वहाँ पे ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो से उनको सम्मानित किया गया था। वहाँ पे एक शिशु अस्पताल का भी उन्होंने जो है उद्घाटन किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हो गया है? ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र बहुत ही शानदार प्रश्न है और बेहद ही फैक्चुअल प्रश्न है। ये बड़ा नया प्रश्न इसमें दिया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो लोअर दिबांग घाटी है, दिबांग घाटी का जो निचला हिस्सा है उसमें वहाँ पे शुरू हुआ है देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको जो है इसका उद्घाटन किया है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र है, तो आपको ध्यान देना इसको। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 15 मार्च 2024 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत वाहन नीति के संबंध में कौन सा फैक्ट सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये बातें कर रहा है इसमें। तो इसमें दिया गया कि इस पॉलिसी को प्रतिष्ठित EV निर्माताओं द्वारा वाहन के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया। बिल्कुल, कोई भी पॉलिसी होगी तो इन्वेस्टमेंट आकर्षित करेगी, सही बात है। नीति के अंतर्गत न्यूनतम निवेश की सीमा जो है 4150 करोड़ यानी $500 मिलियन की रखी गई है। तो सही बात है, इसमें न्यूनतम निवेश सीमा जो है इसमें रखी गई कि न्यूनतम आपको निवेश करना ही करना है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती है। तो अधिकतम की कोई सीमा होती वैसे भी नहीं है, सही बात है। अब आता है कि चौथा क्या है कि कंपनी द्वारा जो है वो बताएगी कि निवेश प्रतिबद्धता को सीमा शुल्क में छूट के लिए बैंक गारंटी द्वारा समर्थित होना आवश्यक नहीं है। ये कैसे हो सकता है भाई? ये तो बिल्कुल ही ऑड स्टेटमेंट हो गया, गलत हो गया ऐसे ही। ठीक है, तो चौथा वाला गलत हो गया आपका, बेहद ही ऑड स्टेटमेंट है। आप सीधे सीधे सोचो कि सीमा शुल्क में छूट के लिए बैंक गारंटी होना समर्थित नहीं है। भाई कैसे? इतनी बड़ी रकम है, बिना बैंक गारंटी के कैसे आप जो इसमें सीमा शुल्क छूट दोगे? तो ये ऑड स्टेटमेंट हो गया, गलत हो गया ऐसे ही। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें नहीं आए उसको थोड़ा कॉमन सेंस से करने की कोशिश करो। जाहिर सी बात है, कोई भी पॉलिसी बनेगी तो कोई भी पॉलिसी जो बनती है सीधे सीधे वो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेगी, पारदर्शिता लाएगी, दक्षता को सुनिश्चित करेगी, ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो सवाल होते हैं वो बेहद कॉमन सेंस से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा उसमें सब चीज़ें आपको आएंगे नहीं फैक्ट, तो कुछ कॉमन सेंस से भी चीज़ें लगाने की प्रश्न की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, अब आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की एक राष्ट्र एक चुनाव विषयक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई। बिल्कुल सही बात है। इसमें मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष थे। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है इसके अध्यक्ष थे समिति के। ठीक है, तो ये आपको याद देना। इस समिति में जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष शामिल थे, NK सिंह थे, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप थे, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे जी थे और मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी भी थे। लेकिन ये अध्यक्षता कौन कर रहा था? मुख्य पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कर रहे थे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब आता है नेक्स्ट सवाल कि सिंगापुर और भारत के मध्य किस क्षेत्र में सहयोग के संबंध में MOU साइन हुए? ठीक है, तो आपको ध्यान देना है भारत और सिंगापुर के बीच में जो MOU साइन हुआ सहयोग का, कॉपरेशन का, वो विधि और विवाद संबंधी जो समाधान है उसके लिए
जो है वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ाना देना है। ठीक है, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को जो है वो बढ़ावा देना है, इंपॉर्टेंट बात है। और ये आपके GS2 में मेंशन भी है टॉपिक, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र। ठीक है, तो अब ध्यान देना, भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 14 मार्च से 17 मार्च के मध्य भारत सबसे बड़ा आध्यात्मिक सभा वैश्विक अध्यात्म महोत्सव 2024 का आयोजन देहरादून में किया गया। तो ये बातें थोड़ा सा ऑड लग रही हैं, देहरादून में नहीं हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, हैदराबाद में। इसका मुख्य विषय क्या था? इनर पीस टू वर्ल्ड पीस, ये सही है। इसका इनर पीस टू वर्ल्ड पीस जो है इसका आपका थीम था। और किसके द्वारा किया गया था? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ध्यान देना, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। लेकिन ये फैक्ट आपको ध्यान दो, आध्यात्मिक सभा जो सबसे बड़ा सभा जो है वैश्विक अध्यात्म महोत्सव हुआ कहाँ पे था? तो विश्व का जो सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहाँ पे है? कान्हा शांति वन, कान्हा शांति वन। ठीक है, कहाँ पे है? हैदराबाद में। ये हैदराबाद में हुआ था, विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक वैश्विक अध्यात्म महोत्सव हैदराबाद में हुआ था। नोट करना इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा मुझे उतना रिलेवेंट तो नहीं लगा है ये। इसमें लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो का जो चरण था उसको दो गलियारा लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ के बीच में मंजूरी दी है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 8,399 करोड़ रुपए का ये परियोजना है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है, इसको आप इग्नोर करना आप लोग। ठीक है, अब आता है कि नीति आयोग द्वारा शुरू की गई वोकल फॉर लोकल जो पहल है उसके संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, पूछ रहा है। वोकल फॉर लोकल किसने शुरू किया है, यही क्वेश्चन बन सकता है आपको। तो वोकल फॉर लोकल पहल शुरू किया गया है नीति आयोग द्वारा। ठीक है, नीति आयोग द्वारा। एक प्रश्न तो यहीं पे सीधे सीधे बन सकता है, तो इसको आप भी ध्यान रखना। इसमें लिखा है कि 13 मार्च को नीति आयोग के CEO VR सुब्रमण्यम ने इसको पहल का शुभारंभ किया। चलिए ठीक है, ये इस पहल को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की तरह शुरू किया गया। मैंने आपको आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम पढ़ाया था और आपको मैंने जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी पढ़ाया था। अब इस पहल का उद्देश्य क्या था कि जो आकांक्षी ब्लॉक हैं उनकी आबादी के बीच जो आत्मनिर्भरता है उसकी भावना को प्रोत्साहित करना है, सतत विकास और समृद्धि की दिशा में उन्हें प्रेरित करना है। ये भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ बताया गया कि इस पहल के हिस्से के रूप में 400 आकांक्षी ब्लॉक की जो स्थानीय जो स्वदेशी उत्पाद है उसको आकांक्षा के तहत उसको मैपिंग की जाएगी, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन 400 नहीं फ्रेंड्स, 500 आकांक्षी जिले हैं। ठीक है, 500 आकांक्षी ब्लॉक हैं, जिले नहीं ब्लॉक्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ 500 रख लेना, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, सभी स्टेटमेंट को आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आपका जो वोकल फॉर लोकल पहल इसमें सभी स्टेटमेंट सही हैं, सिर्फ यहाँ पे सभी चीज़ों को ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ 500 कर लेना और सबको ध्यान देना ही है, कहीं से कुछ भी सवाल बन सकता है। अब आप देखो, ये क्वेश्चन है 13 मार्च 2024 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसार भारती की जो समाचार साझाकरण सेवा PB शब्द प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। तो बिल्कुल सही बात है, PB शब्द सेवा को जो है यहाँ पे शुभारंभ किया गया। लेकिन अब यहाँ पे बात की जा रही है कि प्रसार भारती जो है, इसमें बताया गया कि प्रसार भारती और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल PB शब्द है, यानी प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन इसका फुल फॉर्म होगा। इस प्लेटफॉर्म को मीडिया परिदृश्य से जो ग्राहक हैं उनको वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो इसको इसके फॉर्मेट में सभी जो दैनिक समाचार होंगे, डेली न्यूज़ होंगे, पल पल की खबरें होंगी, उसको फीड में देने के लिए डिजाइन किया गया PB शब्द। तो दोनों बातें सही हैं और इम्पॉर्टेंट है, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया PB शब्द। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 नई वंदे भारत को ट्रेन चलाई, इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो 10 नई वंदे भारत, ये पूछेगा नहीं सवाल, वैसे बहुत पहले का 12 मार्च का हो चुका है, तो अब आउटडेटेड है। अहमदाबाद जामनगर इसमें शामिल नहीं है, आंसर में दिया। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है क्या जो है, तो यहाँ पे गोरखपुर, लखनऊ और वंदे भारत चला जाएगा, इसको प्रयागराज तक उसको विस्तारित किया जाएगा। तो यूपी में ध्यान देना आपको, बाकी चीज़ों को छोड़ देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री ने किस स्थान पे कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? कोचरब आश्रम तो साबरमती का है कोचरब आश्रम। इसमें एक आपको फैक्ट मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये फैक्ट है, इसलिए मैंने इसको वहाँ पे उसको आपको जो है उसमें उसको ढका नहीं, क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था ये। कोचरब आश्रम, तो इसकी आधारशिला रखी गई है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये सब उसमें नहीं दिया है भाई, नेशनल करंट अफेयर्स में नहीं दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले की जो क्लासेस को आप ज़रूर देखना। ठीक है, PDF शेयर करने में थोड़ा सा लेट लगेगा, समय लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं टेलीग्राम पर, कॉपीराइट का इशू होता है काफ़ी ज़्यादा,
तो इसलिए मैं आपको ग्रुप में जो है टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने का, ठीक है। तो लिंक दूंगा, दूसरे वाले अपना जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाना और वहाँ से आप डायरेक्ट आपको PDF मिलती रहेगी। तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने किया। कब किया? मार्च 2024 में किया। कहाँ पे है? साबरमती कोचरब गुजरात में है। क्या कि जो गांधी आश्रम स्मारक है उसके मास्टर प्लान का शुभारंभ है। स्टैटिक जी के देखो, महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद पहला आश्रम कब स्थापित किया गया था? तो वर्ष 2015 में कोचरब आश्रम भी स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है और आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। आप गलती कर जाओगे कि सवाल पूछा कहाँ से, लेकिन ये करंट अफेयर का चीज़ है, ठीक है। वर्तमान समय में इसे एक स्मारक और पर्यटन के स्थल के रूप में संरक्षित किया जा रहा है। किसके द्वारा? गुजरात विद्यापीठ के द्वारा। हृदय कुंज क्या था? गांधी जी का निवास स्थान था हृदय कुंज, ठीक है। तो तीनों फैक्ट को आपको स्टैटिक जी के याद रखना है। अब ये क्वेश्चन देखो आप कि मार्च 2024 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस की आज की यात्रा पर रहीं और उन्हें मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। मॉरिशस सरकार का निमंत्रण था और मुख्य अतिथि के रूप में चीफ गेस्ट के रूप में जो है चीफ गेस्ट के रूप में ये शामिल रहीं। और ध्यान देना, इस समारोह में भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी भी गई थी। कौन सी टुकड़ी थी? इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, सवाल पूछा गया है जो भी INS की टुकड़ियाँ जो होती हैं भाग लेती हैं नौसेना की। INS तीर कौन थी? INS तीर गई हुई थी, ठीक है। CGS सारथी गई थी, CGS सारथी, 2 टुकड़ियाँ गई थी। INS तीर ने भाग लिया था। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मुख्य अतिथि थी और वहाँ पे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ का उपाधि दिया गया मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा। अब क्वेश्चन है कि भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र और इंडोर जली केंद्र का उद्घाटन किस स्टेट में किया गया है? भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स केंद्र है और इंडोर जली केंद्र, इसका उद्घाटन किस स्टेट में किया गया है? तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो आपको ध्यान देना है, ये उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा में किया गया है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है, पूछ सकता है कि कलिंगा स्टेडियम जो है, कलिंग स्टेडियम कहाँ पे है? ये उड़ीसा में, ठीक है। और ये भुवनेश्वर में पड़ता है, ठीक। एक जो है एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद है। एक कलिंगा स्टेडियम जो है मल्टीपर्पज़ का जो है एक खेल परिसर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो यहीं पे इंडोर जो है वो एथलेटिक्स केंद्र और जलीय केंद्र यहाँ पे स्थापित हुआ है, जो भारत का पहला जो इंडोर एथलेटिक्स और इंडोर एथलेटिक्स केंद्र और इंडोर जलीय केंद्र भी है। अब आता है 5 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन के संबंध में विकल्प जो दिया गया, इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसमें सवाल उतना नहीं पूछेगा, इतना फैक्चुअल नहीं पूछ सकता है, ये रिलेवेंट सवाल है। लेकिन आपको बस इतना ध्यान देना है कि जो नरेंद्र मोदी ने इंडियन ऑयल पारादीप जो है और हैदराबाद के उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया। और ये कहाँ से किया? तो नागरिक उड्डयन केंद्र जो है यहाँ पे हैदराबाद में किया, वहाँ पे, ठीक है, हैदराबाद में किया है, तेलंगाना से नहीं किया, हैदराबाद से किया, ठीक। बस इतना ही आपको ध्यान देना है, बाकी चीज़ें इररिलेवेंट हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मार्च 2024 में शुरू की गई एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अदिति योजना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है और बहुत ही शानदार प्रश्न बनाया अभी इसने। अदिति योजना का फुल फॉर्म भी दे दिया है, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, याद कर लो इसी तरह से। इसमें बताया गया, इस कथन दिया गया कि इसकी जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना का शुभारंभ किया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना का शुभारंभ किया, बिल्कुल सही बात है। 2023-24 से 25-26 तक की अवधि के लिए 750 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, 750 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है इसमें। अब आता है इसमें कि इसको ध्यान दो कि इसका लक्ष्य क्या है कि तय सीमा जो समय सीमा होगी उसमें 40 डीप टेक इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी है उसको विकसित किया जाए। तो यहाँ ध्यान देना फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से पढ़े होते। 40 नहीं बल्कि 30 डीप टेक टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप करना है। 30 है, ओनली 30, 40 नहीं है। तो स्टेटमेंट ये गलत होता है। इस योजना के तहत जो स्टार्टअप है उसको रक्षा प्रौद्योगिकी में रिसर्च, विकास और नवाचार के लिए 25 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है अनुदान राशि दी जाएगी 25 करोड़ रुपए की, ये सही है, ठीक है। तो ऐसे में आपका 1, 2 और 4 सही हुआ, तीसरा गलत हो गया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और तीसरा नहीं तीपरा
तीपरा का फुल फॉर्म क्या होता है? द इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। तीपरा जो है एक पूरा जो है ये एक बनाया गया है संस्था है, संगठन है, इसको ध्यान रख सकते हैं, और अन्य स्टॉक होल्डर्स, इसके मध्य में त्रिपक्षीय समझौता हुआ। तो तीपरा के संस्थापक का नाम क्या है पूछा हुआ इसमें। हालांकि इर्रिलेवेंट थोड़ा है, लेकिन आपको ध्यान देना है, जो है ये प्रद्युत देव वर्मा है, प्रद्युत देव वर्मा, ठीक है। तो ये इसके संस्थापक है, इन्होंने समझौता किया त्रिपुरा सरकार ने और भारत सरकार ने। समझौते पे क्या सहमति बनी थी, किस लिए समझौता हुआ था? जो त्रिपुरा के मूल निवासी हैं, मूल निवासी, इनकी इतिहास के बारे में, भूमि के बारे में, इनका जो राजनीतिक अधिकार क्या है, आर्थिक विकास क्या है, इस पे जो है जो तमाम मुद्दे हैं जिस पे ये लोग अलगाववाद की बात करते हैं, उस पे जो है इनकी बात करनी है, सुलझाना है उसको, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे की गई हैं। एक क्वेश्चन ये देखो, नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ, कितना व्यय किया जाएगा इस पे, ठीक है, कितना व्यय किया जाएगा? तो 7200 करोड़ रुपए जो है ये किया जाएगा। हालांकि थोड़ा सा इरेलीवेंट भी है, हुगली जिले के आरामबाग शहर में जो है यहाँ पे किया गया, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, सवाल नहीं बनेगा यहाँ से, यहाँ सवाल बनने की संभावना बिल्कुल कम है। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च 2024 को किसने नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की? किसने नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुरुआत इन्होंने की अश्विनी वैष्णव ने की। किसने की? अश्विनी वैष्णव ने किया, ठीक है। अब शुभारंभ करता, यह है क्या? एक व्यापक तौर पे क्या है? डिजिटल पहल है, डिजिटल पहल है ये, ठीक है, डिजिटल पहल है। किस लिए है? तो स्टेट को और यूटी को क्या करना है? जो नेशनल जो डेवलपमेंट गोल हैं, नेशनल एनडीसी, ठीक है, उनको प्राप्त करने में सशक्त बनाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान देना। नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म जो है ये शुरू किया अश्विनी वैष्णव ने शुरू किया। अब बेहद ही आसान सा प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया है, जल शक्ति मंत्रालय ने 6 नदियों का बेसिन मैनेजमेंट के लिए 12 तकनीकी शिक्षा संस्थान है उसके साथ एमयू किया। तो इनमें से कौन सी नदियां शामिल नहीं हैं? तो मैंने आपको बताया था, उस वक्त हम लोग पढ़ रहे थे जब घटना चक्र की दृष्टि, तो वहाँ बताया गया था कि आपको 6 प्रायद्वीपीय नदियाँ होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे महानदी भी है, कृष्णा है, पेरियार है, यहाँ ब्रह्मपुत्रा प्रायद्वीपीय नदी तो है नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें ये जो है नदी शामिल इसमें नहीं है। तो जो 6 नदियाँ हैं उनका लिस्ट ये है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और पेरियार। लर्न कर लेना, यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और पेरियार, ठीक है। जो संस्थान है उसको याद करना जरूरी नहीं है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज संबंधी जो कथन है, बताया गया है कि भारतीय सेना में 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज शामिल किया गया है। तो सही बात है कि किसने बनाया है? तो डीआरडीओ ने लार्सन एंड टर्बो L&T के साथ मिलकर बनाया है। L&T कंपनी है, लार्सन एंड टर्बो, इसके साथ मिलकर के डीआरडीओ ने बनाया है। तो दोनों बातें सही हैं, दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ाया है। 46 मीटर जो है ये मॉड्यूलर ब्रिज है, इसको कहीं भी आप इंस्टॉल कर लोगे। तो लार्सन एंड टर्बो और डीआरडीओ ने बनाया है मिलकर के, दोनों बातें सही हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखो, सुदर्शन सेतु के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, ठीक है। तो ये बताया गया है कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी को इसका उद्घाटन किया, तो सही में किया, ये न्यूज़ में आपने पढ़ा भी होगा। ये ओखा ब्रिज जो है इसको और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ेगा, ये दोनों भी आपने पढ़ा है और पढ़ाया भी गया है, ये सही है। इसकी पुल की लंबाई 3.25 किलोमीटर है, नहीं, ये है आपका 2.32 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। और ये देश का सबसे बड़ा लंबा केबल सेतु है, देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है। तो इम्पॉर्टेंट है, 3 फैक्ट आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना है कि सेतु में दोनों ओर क्या है, जो श्रीमद् भागवत है उसका श्लोक है, और जो कृष्ण का जो है वो फुटपाथ है सजा हुआ कृष्ण के फोटो से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान देना आप। और ये तो मैंने बड़े वाले आर्टिकल्स में ये वाला क्वेश्चंस मैंने पढ़ाया ही था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में जो सेमीकंडक्टर है और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, इसके लिए 3 सेमीकंडक्टर की इकाइयाँ लगाने की मंजूरी दी थी, और तीनों एक ही जगह लग रही थी। पूछा गया सवाल इसमें कि तीनों में से 2 इकाइयाँ जो हैं वो किस राज्य में लगाई गई थी? 3 में से 2, एक साथ 3 दी थी, उसके पहले भी जो है मैंने 5 इकाइयाँ एक ही जगह पे हैं देश में। इसमें से जो 3 दी गई थी, 3 में से 2 जो है एक साथ दी गई थी, तो 2 इकाइयाँ कहाँ पे पूछा वही। और बहुत सारे जो इकाइयाँ 5 इकाइयाँ जो हैं वो देश में सेमीकंडक्टर की वहीं पे काम कर रही हैं। तो कहाँ पे है? तो गुजरात होगा, साड़न इसका जगह था,
याद करो आप लोग, सारंद, ठीक है। ये जो है वहाँ पे 3 इकाइयाँ वहाँ पे स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 2 सारंद में थी। अब आ रहा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में कथनों पर विचार करना है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ सवाल है और मैंने आपको इसमें आर्टिकल्स में पढ़ाया भी है कि 29 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी। सही बात है, दिया। मुख्यालय भारत में होगा, ये भी सही है। इसके लिए 2023-24 से 27-28 तक 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटी सहायता मिली, बजट में मिला, ये भी सही बात है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में इसको प्रारंभ करने की घोषणा की थी, ये भी सही बात है। सवाल में पूछ क्या रहा है, अब हम लोग चलते हैं। सभी स्टेटमेंट तो सही हैं। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो सही बात है, सभी स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें सही ही दिया है, कुछ भी गलत नहीं था, सारी चीज़ें हुई थी। इंपॉर्टेंट बस इसमें आपको यही ध्यान देना है कि ये शुरू किस लिए किया गया था, तो मोदी जी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को, कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है हमारा, उसका 50 वर्ष पूरा हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में ये शुरू किया गया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब सवाल आता है कि 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव से संबंधित कथन है, उस पर विचार करना है। यह महोत्सव 20 से 26 फरवरी के मध्य खजुराहो एमपी में हुआ। खजुराहो एमपी में हुआ, सही बात है, जब खजुराहो है तो खजुराहो में ही होगा। राग बसंत की लय पर नृत्य करते हुए इन्होंने 1484 कथक नृत्यों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सही बात है। इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी, तो नहीं, इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी, ठीक है, 1975 में हुई थी, ठीक। किसके द्वारा ये सारा कार्यक्रम आयोजित होता है, तो उस्ताद अलाउद्दीन संगीत और कला अकादमी द्वारा, मध्य प्रदेश के जो शासन और संस्कृति विभाग है उसके द्वारा ये होता है। यहाँ पे कुछ स्टैटिक जीके है, उसको ध्यान देना है कि खजुराहो स्मारक समूह है, उसको यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया, तो 1986 में शामिल किया गया था। और खजुराहो के जो मैक्सिमम जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनाए गए थे, तो सवाल पूछा गया यूपी पीसीएस का है, चंदेल राजवंश के द्वारा ये बनाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है कि इसमें बताया गया कि फरवरी में पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 एम्स राष्ट्र को समर्पित किया। कौन सा एम्स इसमें से निम्न में से नहीं है, तो आपको राजकोट एम्स मिल जाएगा, कल्याणी मिल जाएगा, मंगलागिरी मिल जाएगा, ठीक है। आपका रायबरेली में भी एक नरेंद्र मोदी जी ने यूपी में रायबरेली में भेजा, वहाँ पे एम्स जो है वहाँ पे उसने उद्घाटन करने के लिए बात की, 5 एम्स यहाँ पे। तो और इसके साथ आपको जो है भटिंडा पंजाब में भी मिला, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे लुधियाना नहीं है, भटिंडा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के किस डिस्ट्रिक्ट में एनटीपीसी के लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट के जो है प्रथम चरण को समर्पित किया राष्ट्र को, और लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के द्वितीय चरण की आधारशिला रखी, ठीक है। तो किस जिले में रखी, तो छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला है, ये आपको याद रखना है फैक्ट को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 फरवरी 2024 को भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित करने के लिए पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग के मध्य एक एमओयू हुआ। सवाल क्या पूछ रहा है, भारत की पहली गति शक्ति रिसर्च पीठ की स्थापना करने की बात कर रहा है, किसके बीच में, पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय जो प्रबंधन संस्थान है यानी कि IIM शिलांग है, इसके बीच में एमओयू हुआ, तो ये सही बात है। इसका उद्देश्य क्या है कि विशेष रूप से उत्तर पूर्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक में एकेडमिक रिसर्च बढ़ाना, सही बात है, दोनों बातें सही हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, तो ऐसे में दोनों इसका आंसर होगा, 1 और 2 दोनों इसी ऑप्शन से इसका आंसर होगा, क्योंकि सही पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो आपको ध्यान देना है कि गति शक्ति अनुसंधान पीठ, इसको स्थापित करने के लिए IIM शिलांग और पत्तन, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना आपको, क्योंकि गलती नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जो है आपको उसमें आय दृष्टि में नहीं मिलेंगी। यहाँ एक सवाल है, उसमें पूछा गया है कि सवाल तो इरेलीवेंट पूछा गया कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कितनी राशि की विकास परियोजनाओं को समर्पित किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सवाल ऐसे नहीं बन सकता। सवाल ये बन सकता है कि जो इसमें समर्पित की गई थी इसमें काकरा पार परमाणु स्टेशन की यूनिट 3 और 4 में नए जो है 2 नए दाब युक्त भारी पानी के रिएक्टर यहाँ पे शुरू किए गए थे, और नवसारी में ही पीएम मित्र पार्क का निर्माण कार्य शुरू हुआ। पीएम मेगा टेक्सटाइल एंड अपैरल जो है पीएम मित्र पार्क, उसके निर्माण कार्य को यहाँ पे शुरू किया गया। तो 2 बातें आपको ध्यान देनी है इसमें कि नवसारी में पीएम मित्र पार्क का निर्माण और काकरा पार परमाणु स्टेशन के 2 यूनिट को यहाँ पे बनाया गया। आपको मैंने भारत रत्न पढ़ाया ही था। तो यहाँ सवाल क्या पूछा है कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा हुई। यह सही बात है,
यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले 50वें जो हैं वो व्यक्ति होंगे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, वो पुरस्कार प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था। अब लाल कृष्ण आडवाणी खबरों में है तो उनकी एक बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना, सवाल पूछा सकता है यूपीपीसीएस बीपीएससी में भी। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ, इसका उनकी बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अब आता है नेक्स्ट सवाल आपका कि भारत रत्न पुरस्कार 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को पुरस्कार प्रदान करने की बात की गई है, भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है। ये बातें यहाँ पे की गई हैं। अच्छा, इसके साथ ही इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। तो ये कर्पूरी ठाकुर को तो की गई हैं, आप सबको पता है। बिहार के जो है वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे, इसके पहले वो शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। जननायक इनको बोलते हैं, कर्पूरी ठाकुर को। इनको इस पुरस्कार की शुरुआत भारत रत्न की 1954 में हुई थी, यह बात सही है, ठीक है। तो ऐसे में 1 और 2 दोनों ऑप्शंस होंगे। अब आता है यहाँ पे एक नेक्स्ट सवाल, हाल ही में उच्च शिक्षा पर आधारित अखिल भारतीय सर्वेक्षण में निम्न कथनों पर विचार करना है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वर्ष जो 21-22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन दर जो है वो 2.07 करोड़ हो गया है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ। शिक्षा में जो है यहाँ पे बताया गया कि कुल नामांकन वर्ष जो है इसमें 2021-22 में 4.33 करोड़ हो गया है। महिला नामांकन 2.07 करोड़ हुआ है, 32% की वृद्धि हुई है, ठीक है। वहीं एससी छात्रों का नामांकन 44% से बढ़कर के जो है वो आपका 66 लाख बन चुका है। एसटी छात्रों का जो है वो 27 लाख हो चुका है। ओबीसी छात्रों का 1.63 करोड़ हो चुका है। अल्पसंख्यक छात्रों में 30 लाख हो चुका है। तो ये बातें हैं। तो इस तरह से जो है बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करना है। इस तरह से हमने जो है जो भी क्वेश्चंस थे बड़े वाले, जहाँ से क्वेश्चन सवाल बनेंगे और अच्छे क्वेश्चंस थे, लेवल अच्छा था उनका, उसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ से कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सवाल और जो है प्रश्न सब कुछ आंसर्स दिया गया है। तो सितंबर में 7वां सुरक्षा रणनीतियाँ सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो 7वां सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 हुआ नई दिल्ली में हुआ, याद रखना आपको। इसके बीच आपको ध्यान देना है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय और किस देश के मोनास विश्वविद्यालय ने रेलवे इंजीनियरिंग रिसर्च और शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए एमओयू किया? तो कौन कौन सा? गति शक्ति विश्वविद्यालय और मोनास विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का मोनास विश्वविद्यालय ने इस पर जो है समझौता किया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि 12 से 14 सितंबर के बीच चौथा ग्लोबल बायो इंडिया कहाँ आयोजित हुआ? चौथा ग्लोबल बायो इंडिया कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। भारतीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी कहाँ पे हुआ आयोजन? तो जोधपुर में हुआ। 5वीं भारत मालदीव रक्षा सहयोग वार्ता कहाँ पे आयोजित हुई है? भारत मालदीव के बीच में डिफेंस कॉर्पोरेशन की जो वार्ता है वो नई दिल्ली में शुरू हुई है। 1 लाइनर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करना है इसको, लास्ट चल रहा है, अब खत्म होने वाला है, ठीक है। दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन, ध्यान देना, नई दिल्ली में हुआ। भारत खाड़ी सहयोग जो परिषद है जीसीसी, उसकी विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? तो रियाद में हुई, सऊदी अरब में, ठीक है। भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में हुई, ठीक है। CII भारत अफ्रीका व्यापारिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। सारी चीज़ें ध्यान देना आपको इसमें। चौथी वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ हुई? हनोई में हुई। 12वीं भारत दक्षिण अफ्रीका नौसेना स्टाफ वार्ता नई दिल्ली में हुई, ठीक है। अब आते हैं कि किसने हाई जो प्रोडक्टिविटी है, उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्मों को जारी किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया था, बजट में इसकी उल्लेख की गई थी, ठीक है। अच्छा, केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्री द्वारा किन 2 नए राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं? तो कर्नाटक और केरल में स्थापित किए गए हैं। 7वां इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो कहाँ पे हुआ? हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 7वां इंटरनेशनल, तो वो ग्रेटर नोएडा में हुआ। और रक्षा क्षेत्र का ICT सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। तो ये 1 लाइनर फैक्ट्स हैं, इसको ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, ध्यान देना। तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कहाँ हुआ? तो वो भारत में हुआ,
ठीक है। किस राज्य में एक पृथक विभाग है सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया गया, सुशासन के लिए, गवर्नेंस के लिए, ठीक है, तो वो छत्तीसगढ़ में किया गया। जो भारतीय मानक ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसमें आप बताया कि किस कृषि संस्थान ने भारत में अपनी तरह का पहला मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फॉर्म के विकास की सुविधा के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया, तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसने किया, ठीक है। अब आते हैं कि जुलाई 2024 में 7वां भारत जापान चिकित्सा प्रोडक्ट विनियामक संगोष्ठी कहाँ पे हुआ, जापान चिकित्सा के लिए, तो वो नई दिल्ली में हुआ। 4 से 5 जुलाई के बीच में सुरक्षा सहयोग संगठन पे 6वां पूर्वी एशिया सम्मेलन कहाँ पे हुआ, ईस्ट एशिया समिट कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ईस्ट एशिया समिट में किस चीज़ की बात हो रही है, समुद्री सुरक्षा सहयोग पे बात हो रही है, तो कहाँ पे हुआ, ये बॉम्बे में हुआ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2024 कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ। 9वां अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो ये नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। अब आता है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने भारत में वॉइस ओवर जो कलाकार है उनके लिए कौशल प्रोग्राम द वॉइस बॉक्स लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ उन्होंने साझेदारी की है। कौन सा शहर जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा शहर बना है, तो वो श्रीनगर बना है। इसके साथ ही आपको ध्यान देना है व्यापार और निवेश पे भारत कंबोडिया की जो कार्यबल है, ज्वाइंट वर्क कमेटी है, उसकी बैठक कहाँ पे हुई, नई दिल्ली में हुई है। भारत और कतर के बीच में इन्वेस्टमेंट पे जो ज्वाइंट कार्यदल है उसकी बैठक कहाँ पे हुई, नई दिल्ली में हुई। भारत का जो पहला खगोल पर्यटन अभियान है नक्षत्र सभा, इसका प्रारंभ किस स्टेट में किया गया, तो वो उत्तराखंड में किया गया। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा, ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा कहाँ पे हुआ, उत्तराखंड में हुआ। गलत मत करना आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मतलब जैसे बुक्स में मिलेंगे, लेकिन सवाल जब बन जाएगा तो आप गलत कर दोगे। ऐसे में वन लाइनर दिया गया है, लास्ट चल रहा है, बस थोड़ा सा चीज़ें हैं, बस 2 मिनट और रखो सब्र, क्लास खत्म हो जाएगी। मुझे पता है क्लास लेंदी हुई है, लेकिन मैंने एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कवर कर दिया ताकि आप रिवीजन बार बार कर पाओ, ठीक है। और इसमें 160 क्वेश्चंस हैं, 160 क्वेश्चंस हमने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कवर किए हैं इसमें, और उसमें से जो बन सकते हैं सवाल एक्सपेक्टेड या स्टैटिक जीके या अन्य चीज़ें उससे मिलाकर दें तो करीब करीब 250 से 300 प्रश्न यहाँ पे तैयार हो गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किस सिटी में कार्बन फाइबर और प्रीप्रेक्स केंद्र की आधारशिला रखी है, तो बेंगलुरु में रखी है। साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बना है ये। तो ये साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 कहाँ पे हुआ, तो आयोजित हुआ आपका नई दिल्ली में, ठीक है। इसके साथ ही आपको ध्यान देना है कि मई 2024 में प्रदूषण से बचाव हेतु सम्मेलन और प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ पे हुआ, तो हल्दिया में हुआ, ठीक है। प्रदूषण से बचाव हेतु एक सम्मेलन हुआ और एक प्रशिक्षण शिविर भी हुआ, अभ्यास हुआ, तो वो हल्दिया में हुआ। भारत और इंडोनेशिया के मध्य 7वीं जो ज्वाइंट डिफेंस सहयोग कॉपरेशन की जो बैठक हुई वो नई दिल्ली में हुई है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका जो है लास्ट चल रहा है, ये MCQ है इसमें वन लाइनर कि 24 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली को सर्वोत्तम कार्य की प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है, तो राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा की गई है। भारत की जो केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली है। अब आता है कि 22 अप्रैल 2024 को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सिविल सेवा में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सेक्टर में सहयोग हेतु किस देश के सिविल सेवा मंत्रालय के साथ जो है MOU किया, तो कंबोडिया के साथ किया। किस चीज़ में किया, तो वही आपका जो सिविल सेवा में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सेक्टर में, ठीक है, कंबोडिया के साथ किया। भारत और पेरू के मध्य जो है वो व्यापार संधि वार्ता का 7वां दौर कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ। चौथा SCO का स्टार्टअप फोरम कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस सेक्टर में भारत और भूटान के बीच समझौते पर साइन करने की मंजूरी दी है, तो खाद्य सुरक्षा के जो है समझौते पर मंजूरी दी है। नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कितनी राशि के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को राष्ट्र को समर्पित किया, तो 5,000 करोड़ रुपए समर्पित किया, ध्यान देना है। और कहाँ से किया, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। समग्र कृषि का विकास कार्यक्रम ध्यान देना जम्मू कश्मीर से शुरू किया, 5,000 करोड़ रुपए। अब आता है कि केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, इन्होंने बांधों के लिए एक इंटरनेशनल एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना हेतु
किस इंस्टीट्यूट के साथ MOU किया? तो ध्यान देना है, भारतीय विज्ञान संस्थान जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु, उसके साथ। अब आता है कि फरवरी 2024 में महासागर स्वास्थ्य और शासन पर पहली ब्लू टॉक्स बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में हुई। किस चीज़ पे? महासागर के स्वास्थ्य और शासन पे, गवर्नेंस पे, ठीक है। ब्राज़ील और भारत के बीच में पहला राजनीतिक और सैन्य संवाद कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। अब आता है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय में जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो गुजरात विश्वविद्यालय ने दी है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि USA वाणिज्य दूतावास और मराठा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर द्वारा US भारत साइबर सुरक्षा पहल की शुरुआत हुई? तो फरवरी 2024 में हुई। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मुख्यमंत्री जो केरल के थे P विजयन, उनके द्वारा किया गया, ठीक है, पिनराई विजयन। तो इस तरह से हमने नेशनल करंट अफेयर्स जो थे क्विज के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से, करीब 160 क्वेश्चंस थे जो मैंने गिने थे। अगर इसमें इनडायरेक्टली सवाल बनाए जाएँ और भी जो मैंने एक्सप्लेन किया, चाहे उसमें कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों ने देखा चीज़ों को, तो वहाँ से 300 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे नेशनल करंट अफेयर्स को 2 घंटे की क्लास में कवर कर लिया। फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत लगती है, प्लीज़ आप ज़रूर अपने फीडबैक या लाइक करना, फीडबैक ज़रूर देना, लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है इससे, ठीक है। और सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस की कल मैं क्लासेस लाऊंगा। इस तरह से हम लोग जो है रेगुलर, अब तो समय भी है और मैं सारी चीज़ें इसमें क्विज़ के माध्यम से करा दूंगा। अक्टूबर मंथ की जो भी करंट अफेयर्स आएंगी अपडेटेड घटना चक्र आय दृष्टि की, उसको भी करा देंगे और नवंबर की भी करा देंगे। दिसंबर में एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने के करंट अफेयर्स कर लेंगे। इसके बाद सवाल एक भी गलत आपका नहीं होगा, बस आपको रिवीजन करना है। सारी चीज़ें मैं जो है आपको करा दूंगा, ठीक है। और मैंने आपको जो है नोट्स भी भेज दिया है, सभी घटना चक्र के नोट्स हैंड रिटेन हैं बिल्कुल, और एकदम रिवाइज करने के लिए इतने आसान तरीके से मैंने इसको बनाया गया है कि वो टॉपर्स की भी है हैंड जो नोट्स है वो, ठीक है। SDM है प्रॉपर, उनके नोट्स भी हैं। तो जाहिर सी बात है, उन नोट्स को डाउनलोड कर लो टेलीग्राम से जा करके, और ये PDF भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। थैंक यू।